अस्सलामुअलैकुम। शहर वहशत एपिसोड 7। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें दूर दूर तक का जायजा लेने लगती और अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आता। अलबत्ता आसमान पर चमकने वाला चांद इबरत की निगाहों से इस बोसीदा इमारत को देख रहा था जो कभी सही मायनों में सफेद महल कहलाती थी, लेकिन अब एक उजड़ी हुई इमारत थी। उसके बाग में हल्की हल्की सरसराहटों के अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। रात गहरे गहरे सांस लेकर गहरी नींद सोती चली जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद काफी फासले पर दो रोशनियां चमकती हुई नजर आईं और नुमान बाबा संभल कर डंडा लेकर खड़ा हो गया। उसे अंदाजा हो गया था कि कौन आ रहा है। वो एक लंबी और शानदार पजारो थी जो उछलती कूदती इस तरफ आ रही थी। इसमें कौन कौन था इसका अंदाजा नहीं हो रहा था, लेकिन नुमान बाबा के उस झोंपड़े से थोड़े फासले पर वो रुकी तो नुमान बाबा उसके करीब पहुंच गया। पजारो से जो आदमी उतरा गो गुजरे हुए वक्त ने उसके चेहरे पर लातादाद तब्दीलियां पैदा कर दी थी, लेकिन अब भी वो शानदार शख्सियत नजर आता था। लंबा ऊंचा कद, गट्ठा हुआ जिस्म, चाल में इंतहाई शाहाना वकार, लेकिन गौर से देखने पर वो चेहरा इरफान अली का चेहरा ही नजर आता था। नुमान बाबा ने उसे देखा और झुककर सलाम किया। इरफान ने सलाम का जवाब नहीं दिया, अलबत्ता उसकी गूंजदार आवाज उभरी, मैंने जो कुछ सुना है क्या वो सच है नुमान खान? जवाब में नुमान बाबा ने गर्दन झुका ली। ज्यादा फजूल हरकत मत करो, जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सच है? नुमान बाबा ने गर्दन घुमाकर देखा और फिर उंगली से उस जानिब इशारा कर दिया। इरफान अली की निगाहें भी उस जानिब उठ गईं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और चारपाई के करीब पहुंच गया। इरफान अली के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत छाई हुई थी। अब भी इस आलम में भी उसके चेहरे की करख्तगी नुमाया थी। वो चारपाई के करीब पहुंचा और उसने चादर का पल्लू हटा दिया। चादर के नीचे फरहान अली की लाश बरामद हुई। नवाब इरफान अली झुककर बेटे की लाश देखने लगा। उसके चेहरे के उजलात तन गए। उसने झुककर फरहान की गर्दन पर नन्ही नन्ही उंगलियों के निशानात देखे और आखिरकार उन निशानात को तलाश कर लिया, लेकिन इसके साथ ही उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के आसार नजर आने लगे। कोई और होता तो धाड़े मार मार कर बेटे की लाश से लिपट जाता, क्योंकि थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि ऐसा ही वाकया उसके बड़े बेटे फिरदौस अली के साथ पेश आया। फिरदौस अली की तदफीन को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि आखिरकार बुराई का दूसरा नतीजा भी जाहिर हो गया। फरहान जो उसका आखिरी बेटा था वो भी आखिरकार सफेद महल का शिकार हो गया, लेकिन उस बदबख्त के जहन में बड़े संगीन ख्यालात रखसा थे। फिरदौस के बाद फरहान भी खत्म हो गया और एक बार फिर वो तने तनहा। इसके बाद उसका वारिस कोई नहीं था। कुछ देर वो बेटे का चेहरा देखता रहा। उसके चेहरे की संगीनी बताती थी कि वो सफेद महल से ज्यादा सख्त और पत्थर दिल इंसान है। फिर उसने फरहान की लाश को कपड़े से ढका और नुमान बाबा की तरफ देखने लगा। फिर बोला, वो कहाँ है? अंदर झोंपड़े में सरकार, नुमान अली ने जवाब दिया और इरफान अली उस जानिब चल पड़ा। नुमान बाबा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उससे पहले इरफान अली उस कमरे में दाखिल हुआ जो झोंपड़ी नुमा था। यहाँ भी एक चारपाई मौजूद थी और उस चारपाई पर वो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। ये अब भी बेहोश है? जी मालिक, ये होश में नहीं आई, नुमान बाबा ने जवाब दिया। तब इरफान अली उसकी जानिब घुमा और बोला, मैंने तुमसे कहा था नुमान खान कि अब यहाँ महल में कोई ना आए। फरहान के लिए भी मैंने मना किया था। फिर दोस्त की मौत के बाद मैंने तुम्हें सख्त अहकामात दिए थे कि मेरा बेटा यहाँ ना आने पाए, और खास तौर से किसी लड़की के साथ। मालिक, आपको पता है मैं तो गुलाम हूँ। मैंने छोटे मालिक को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि मेरा मजाक उड़ाया, मेरे साथ सख्ती से पेश आए। मालिक, क्या कर सकता था इसके बाद? ये वाकया कितने बजे पेश आया? इरफान अली ने पूछा। सरकार, सारी तफसील मैंने आप तक पहुंचा दी थी। मैं तमाम इंतजामात करने के बाद वापस यहाँ झोंपड़े में आ गया। छोटे मालिक ने मुझे हुक्म दिया कि मैं वापस जाऊं। यहाँ आने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। मैं भागता हुआ महल में दाखिल हुआ। बड़ा दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दूसरे में जाकर देखा तो सोने वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और फिर अंदर का मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। छोटे मालिक हलाक हो चुके थे और लड़की बेहोश पड़ी थी। दोनों के करीब खाली पिस्तौल पड़ा हुआ था। मैं दोनों को बारी बारी उठाकर यहाँ ले आया और फिर आपको इतला दी। पिस्तौल कहाँ है? मेरे पास है मालिक, यही इस झोंपड़े में मैंने कपड़े में लपेट कर रख दिया है। शाम नगर में तुमने दिल मोहम्मद को क्या बताया था? यही सब कुछ मालिक। दिल मोहम्मद के अलावा तो किसी को इस मामले की खबर नहीं? नहीं सरकार, नुमान बाबा ने कहा। फिर एकदम चौंक कर बोला, एक बात बड़ी अजीब हुई थी सरकार। पहले मैं लड़की को उठाकर यहाँ लाया और फिर बाद में जब मैं छोटे मालिक की लाश उठाकर ला रहा था तो हवेली के अंदर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी। एक लम्हे के लिए इरफान अली के बदन में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। उसने अचानक ही रुख तब्दील कर लिया। फिर उसने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद कहा,
तुम्हें मालूम है कि ये लड़की कौन है? नहीं मालिक, पहली बार देखा है इसे मैंने। और क्या ये बात मुझे तुम्हें बताना पड़ेगी कि इन बातों का इल्म किसी को नहीं होना चाहिए? मालिक का हुक्म नुमान की जिंदगी है। दिल मोहम्मद को बस ये बात मालूम हुई है। मैंने उसे भी इसलिए बताया कि उसी के जरिए आप तक इत्तला पहुंचानी थी। छोटे मालिक की लाश यहाँ मौजूद थी और ये बेहोश लड़की भी, वरना मैं खुद आपके पास पहुंचता। ठीक है नौमान खान, मैं इस सिलसिले में बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन तुम इन तमाम वाकयात में किसी वाक्य से बाखबर नहीं हो। दिल मोहम्मद भी अगर तुमसे कुछ पूछे तो उसे भी कुछ तफसील न बताना। कहना जो कुछ तुम्हें मालूम था वो तुमने बताया, इसके अलावा तुम्हें कुछ मालूम नहीं। जी मालिक, आपका हुक्म कभी नहीं टाल सकता। उसी वक्त अचानक लड़की के कराहने की आवाज सुनाई दी और वो दोनों चौंक पड़े। नवाब इरफान अली ने पलटकर लड़की को देखा। लड़की ने आंखें खोल दी और वहशतज़दा निगाहों से छत को घूर रही थी। फिर अचानक ही उसे जैसे गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। वो बेख्तियार उठकर पलंग पर बैठ गई। फिर उसके मुंह से दहशतज़दा आवाजें निकलने लगीं। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे कुछ नजर आ रहा हो। वो अंधों की तरह फिजा में हाथ पांव मारने लगी और उसके हलक से वहशतज़दा आवाजें निकलने लगीं। बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ, इसे हटाओ, बचा लो मुझे, बचा लो। नुमान बाबा ने नवाब इरफान अली की तरफ देखा और उसके इशारे पर आगे बढ़कर लड़की के करीब पहुंच गया। क्या बात है, घबराओ नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो मेरा गला घोंट डालेगा, रोको उसे, खुदा के लिए उसे रोको। नवाब इरफान अली के चेहरे पर अजीब तासुरात नुमाया हो गए। माजी को किसी लम्हे भी भुलाया नहीं जा सकता, बार बार क्यों ताज़ा हो जाता है। फिरदौस के साथ भी यही वाक़या पेश आया था और अब फरहान उसका लखते जिगर, 2 जवान बेटों का गम उठाया था। ये बहुत पुरानी बात थी। उसका किरदार भी अपने बेटों से मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि फितरतन वो अपने बेटों से कुछ ज्यादा ही बदकार और बद किरदार था। वो गुजरा हुआ वक्त जो कभी वापस नहीं आ सकता, सब कुछ याद था, भला कौन भूल सकता था। अपने माजी के बद किरदार उसे अच्छी तरह याद था कि उसने अपने गुनाह के निशान को आतिशदान में फेंक दिया और उस डॉक्टर लड़की को वहां छोड़ दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके एक मुलाजिम ने बाग में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी और इसके बाद वो लेडी डॉक्टर भी गायब हो गई। फिर उसके बाद ना जाने क्या क्या कोशिशें कर ली, लेकिन ना तो लेडी डॉक्टर का कोई पता चला और ना बच्चे का। क्या हुआ था कुछ समझ में नहीं आया, सब के सब नाकाम हो गए। और इसके बाद तवील अरसे तक नवाब इरफान अली यही सोचता रहा कि वो क्या असरार था, डॉक्टर कहाँ गायब हो गई और वो बच्चा कौन था। उसको तो उसने खुद अपने हाथों से आतिशदान में फेंका था और उसके गोश्त के जलने की चरांद सूंघी थी। ये माजी का खेल था, हाल कुछ और ही कहानी सुना रहा था। उधर नुमान बाबा लड़की को दिलासे देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ कोई बच्चा नहीं है लड़की, और भला एक नन्हा सा बच्चा किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा। मेरे खुदा, जो कुछ मैंने देखा था, फरहान कहाँ है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, नुमान बाबा ने कहा। तभी नवाब इरफान अली ने नुमान बाबा से कहा, नुमान खान, इस लड़की के लिए एक गिलास पानी लाओ, कुछ इसे पिलाओ। लड़की चीखने की कोशिश मत करो, सुनो कोई परेशानी की बात नहीं, मुझे जानती हो। लड़की ने पहली बार नवाब इरफान अली को देखा और फिर उसके चेहरे पर नफरत के आसार फैल गए। तुम फरहान के बाप हो, उस जलील इंसान के बाप जो मुझे बेआबरू करने इस हवेली में लाया। खबरदार, मुझसे दूर रहो। तुम उस बदबातिन शख्स के बाप हो। कहाँ मर गया वो? बुला कर लाओ उसे, उसने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। मैं तो उसे एक शरीफ इंसान समझती थी और उसने मुझसे शराफत की जिंदगी गुजारने का वादा किया था। उसी वादे पर मैंने एतमाद किया और वो मुझे यहाँ ले आया। अगर कुदरत मेरी हिफाजत ना करती तो मैं जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। बकवास मत कर लड़की, तुझे एहसास है कि तू किससे बात कर रही है? तेरी जुबान तेरे हलक से निकाल कर तेरे कदमों में फेंक दी जाएगी, समझ रही है ना? जिसकी बात कर रही है वो मेरा बेटा है और तुझ जैसी 2 टके की लड़कियां उसके कदमों पर लौटती हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे, जानवर। वो जानवर तेरी ही औलाद है। उस जानवर ने मुझे ना जाने कैसे कैसे सब्ज बाग दिखाए, सबसे लड़ गई थी मैं उसके लिए। मैंने कहा था कि वो मुझे इज्जत व आबरू की जिंदगी देगा, लेकिन मुझे याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। क्या वो जलील कुत्ते की मौत मर गया? उसके साथ यही होना चाहिए था। वो नन्हा सा बच्चा कौन था जिसने उसे जिंदगी से महरूम कर दिया? लड़की, इतना बोल रही है तू कि इसके बाद तेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मेरे लिए तो जिंदगी मुश्किल हो ही चुकी है। जो वक्त मैं यहाँ गुजार चुकी हूँ, जो कुछ मैंने देखा है, उसके बाद जिंदगी मेरे लिए बेवकत हो गई है। लेकिन तू अपने आप को क्या समझता है, कमीने इंसान? अगर तू अपने आप को कुछ समझता है तो बिगाड़ दे मेरा जो तुझसे बिगाड़ा जा सके। इतनी देर में नुमान बाबा पानी का गिलास लेकर आ गया। उसने ये तमाम बातें सुनी थी और फिर वो मध्यम लहजे में बोला, मालिक ये होश में कहाँ है? ये तो पागल हो रही है, खौफ सवार है इसके ज़हन पर। इसकी बात पर तवज्जो ना दे मालिक, इसके होश ठिकाने लगाए जा सकते हैं। नुमान खान, होश आ जाएगा इसे। तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा?
लड़की का जुनून बढ़ता जा रहा था। वो दीवानी हो गई। वो अपनी जगह से उठी और उसने आगे बढ़कर नवाब इरफान अली का गिरेबान पकड़ लिया। बोल, क्या करेगा तू मेरा? तेरे पास इज्जत है, दौलत है, लेकिन देख ले, ये इज्जत, ये दौलत इस वक्त तेरे किसी काम की नहीं। तेरा बेटा मर चुका है। एक नन्हे से बच्चे ने, एक नन्हे से आसेब ने उसे जिंदगी से महरूम कर दिया। काश ऐसा ही हुआ हो। बोल, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? नवाब इरफान अली पर एकदम से जुनून सा तारी हो गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ लड़की के गाल पर रसीद किया और वो चारपाई पर जा गिरी। मैं तुझे जिंदा दफन करा दूंगा, समझी? मैं तुझे किसी भी चौराहे पर जिंदा दफन करा दूंगा। तू जानती नहीं हम कौन हैं? यहाँ कौन हमारी बराबरी कर सकता है? सब हमारे गुलाम हैं। सब झुक झुक कर हमें सलाम करते हैं। हम तुझे सड़क पर छोड़ देंगे। तू लोगों के सामने चीखती फिरेगी, अपनी नापाक कहानी सुनाती फिरेगी और लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। हम उनसे कहेंगे कि यह पागल है तो वो तुझे पागल तस्लीम कर लेंगे, पत्थर मारेंगे तुझे। और हम उनसे कहेंगे कि इसे मार मार कर हलाक कर दो। तू जो कुछ भी कर सकता है कर, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता तू मेरा। लड़की ने एक बार फिर नवाब इरफान अली का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नुमान खान आगे बढ़ा और उसने उसे रोकते हुए कहा, मालिक, पागल के मुंह न लगे। मालिक, इसे कुछ नहीं पता कि ये क्या बक रही है। मालिक, ये कुछ नहीं जानती। तू बकवास मत कर, बेगैरत बूढ़े। मुझे इसके रहमो करम पर छोड़कर चला गया था तू जानता था कि वो एक बदकिरदार शख्स का बदकिरदार बेटा था। ये आदमी मुझे किसी तरह भी मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी नहीं लगता। तू देख इसकी सूरत, देख, लानत बरस रही है इसके चेहरे पर। मैं तुम दोनों से ज्यादा होश में हूँ। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता तू मेरा। नवाब इरफान अली, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे बेटे ने भी यही तकब्बुर किया था। तलाश कर उसे, उसकी लाश यहीं कहीं सड़ रही होगी। अब वो उंगली भी नहीं हिला सकता होगा। देख नवाब इरफान अली, अपने इस गरूर को खत्म कर दे। कुछ भी नहीं होगा मेरा। कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुमान खान, नवाब इरफान अली ने सर्द लहजे में कहा। जी मालिक। नुमान खान, जा बाहर चला जा, और खबरदार, अव्वल तो कोई इस तरफ नहीं आएगा, लेकिन आए तो उसको मना कर देना। जा, चला जा। मैं इस लड़की का गुरूर खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसे बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मालिक, माफ कर दो इसे। मैं आपसे कह चुका हूँ मालिक। कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं बोल रहा तू? नुमान खान जानता है जरूरत से ज्यादा बोलने वाले का अंजाम क्या होता है। फौरन यहाँ से बाहर निकल जा। जो कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करना। नुमान बाबा ने बेबसी से शर्मिला की तरफ देखा और फिर अफसुर्दगी से गर्दन हिलाता हुआ दूसरी जाने मुड़ गया। लेकिन अभी वो अपनी झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर नहीं निकला था कि अचानक एक नन्हे से बच्चे की दर्दनाक चीख रात के सन्नाटे में हवा के दोष पर सुनाई दी। इंतहाई वाज़ेह और पुरसोज चीख थी। ना जाने उस चीख में ऐसा क्या तासुर था कि अचानक ही नवाब इरफान अली के पूरे बदन पर थरथरी सवार हो गई। उसने मुतवाहश निगाहों से इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता से बोला, नुमान खान। मालिक। नुमान खान की आवाज में भी वहशत थी। देखो नुमान खान, ये आवाज कहाँ से आ रही है, जरा देखो। नुमान बाबा ने बाहर निकलकर दूर दूर तक फैली चांदनी में चारों तरफ देखा, लेकिन उसी वक्त उसे अपने अकब से किसी नन्हे से बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। पहली बार आवाज रोने की आवाज थी, लेकिन दूसरी बार हंसने की आवाज थी। शर्मिला पर वाकई जुनून तारी था। आवाज उसने भी सुनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का कोई शायबा नहीं था। वह बिफरी हुई शेरनी की तरह आंखें फाड़े नवाब इरफान अली को देख रही थी और नवाब इरफान अली का बदन यकबारगी बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। नुमान खान, कुछ पता चल रहा है? नहीं मालिक, बिल्कुल नहीं। मगर आवाज तो वाज़ेह है मालिक। नुमान खान की आवाज में भी खौफ की झलक नुमाया थी। अचानक शर्मिला का कहकहा फिजा में उभरा। नवाब, ये वही आवाज है जिसने मेरी आबरू बचाई थी। ये वही आवाज है। ये सुन ले नवाब इरफान, एक बार फिर वही आवाज सुन ले। हाँ, ये गैबी आवाज है, गैबी इमदाद है मेरे लिए। बोल नवाब इरफान अली, अब क्या कहता है? इंतकाम ले मुझसे, बदतमीजी की है मैंने तुझसे। देख लड़की, तुझे खुदा का वास्ता खामोश हो जा। नवाब साहब के गुस्से को हवा ना दे। अरे छोड़ो बूढ़े खादिम, मुझे समझा रहा है। क्या बिगाड़ लेगा ये मेरा? नवाब होगा अपने घर का, इससे क्या बिगाड़ ले मेरा? जो कुछ बिगाड़ सकता है। शर्मिला वाकई दीवानी हो रही थी और अब नवाब इरफान अली बगलें झांक रहा था। बच्चे के कभी हंसने और कभी रोने की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। कभी कभी ये आवाज एक फरियाद बन जाती और कभी उसमें इंतकाम की बेचैनी महसूस होती और नवाब इरफान अली का चेहरा जर्द पड़ जाता। फिर वो अपनी जगह से थोड़ा सा हिला और उसने नर्म लहजे में कहा, नुमान खान, इसे समझा। इससे कह दे कि तू इसे घर पहुंचाने का इंतजाम कर देगा। इससे कह दे कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुमान खान, बाहर गाड़ी में दिल मोहम्मद और उसका एक साथी मौजूद है। उन्हें बुला ले और इस लड़की को इसके घर पहुंचा दे। लड़की, जो कुछ मैं तुझसे कह रहा हूं उसे गौर से सुन। तू जो कोई भी है, मैं शायद तेरे बारे में इतना नहीं जानता। बाहर चारपाई पर फरहान की लाश पड़ी है, वो मेरा बेटा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो तुझे यहाँ क्यों लाया था। जाहिर है
तू अपनी मर्जी से यहाँ आई होगी, तुझे अगवा करके नहीं लाया गया, जिस तरह के नुमान खान बताता है। और तू खुद भी कह रही है कि वो तुझे धोखा देकर आया था। तू कह रही है कि तेरी आबरू बच गई। देख नौजवान लड़की, अगर एक औरत एक बार बेआबरू हो जाए या बदनाम भी हो जाए तो कोई उस पर कभी भी यकीन नहीं कर सकता। खामोशी से अपने घर चली जा और जो कुछ हुआ है उसे हमेशा के लिए भूल जाना। कोई बहाना कर देना अपने घर में। इससे आगे अगर कुछ तूने किया तो ये सच है कि हम हर उस शख्स का मुंह बंद कर देंगे जो हमारे खिलाफ कुछ कहेगा। लाखों लुटा देंगे हम, और तू हमारी दौलत का मुकाबला नहीं कर सकेगी। शर्मिला के चेहरे पर नफरत के आसार बिखरे हुए थे। उसने आहिस्ता से कहा, वाह मगरूर इंसान, वाकई तो शैतान का दूसरा रूप है। और क्यों ना हो, उस बेटे का बाप है जो कुत्ते की मौत मर गया, और अब तू मुझे उसकी मौत की इत्तला दे रहा है। ठीक है, तू अपनी इज्जत नोटों के अंबार में छुपा सकता है, लेकिन हम गरीब लोगों के पास नोटों के अंबार नहीं होते। हम तो वही करने पर मजबूर हैं जो तुझ जैसे दौलत वाले कहें। मुझे मेरे घर पहुंचाने का बंदोबस्त कर दे। नवाब इरफान अली ने उसे एक निगाह देखा और इसके बाद दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर सख्त गुस्से के आसार थे। सफेद महल में जो वाकयात पेश आए थे वो उसके जहन को हमेशा कचौके लगाते रहते। बदकिस्मती ये थी कि वह इस माहौल से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। उसने अपनी रिहाइश का बेशक अलग बना रखी थी, और ये रिहाइश का बहुत ही शानदार थी, उसके शायान निशान। और इसमें कोई शक नहीं कि लाला जान के लोग उसके नाम से कांपते थे। कौन था जो उसके मुकाबले में आने की कोशिश करता। बारहा उसने सफेद महल को फरोख्त करने की कोशिश की, लेकिन यूं लगता था जैसे ये इमारत फरोख्त ना होने के लिए हो। 22 साल पहले जिस मजलूम लड़की के साथ ये संगीन हादसा पेश आया और जिसे उसने जिंदगी के ऐसे बदतरीन हालात से दोचार किया था कि शायद ही किसी इंसान ने कभी किसी इंसान के साथ ऐसा किया हो। वो नन्हा सा बच्चा जो उसका अपना खून था, उसने अपने हाथों से आग की नजर कर दिया। लेकिन बहुत से वाकयात अब भी जहन में मुअम्मा बने हुए थे। एक ऐसे शख्स की संगदिली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका बड़ा बेटा भी इसी सफेद महल में उन्हीं रवायत के साथ खत्म हो गया जो उससे मंसूब थी। ये सफेद महल, ये इमारत जिससे वह हर कीमत पर जान छुड़ाना चाहता था, आज भी उसके लिए वबाले जान बनी हुई थी। यहाँ तक कि इसने उसकी जिंदगी का दूसरा चिराग भी गुल कर दिया। बहरहाल बाप था, एक औरत का शौहर भी था जो सिर्फ इसलिए जिंदा थी कि उससे नवाब इरफान अली का निकाह हुआ। अपने बड़े बेटे की मौत के बाद वह तकरीबन अपना जहनी तवाजुन खो बैठी थी और एक अलग गोशे में खामोश पड़ी रहा करती। यहाँ तक कि अब फरहान भी जिंदगी से महरूम हो गया और हालात बिल्कुल वही थे। उस वक्त शर्मिला की जिंदगी सिर्फ उस बच्चे की आवाज की वजह से बच गई, वरना शायद एक ऐसा भयानक अलमिया रूनमा होता जो उस लड़की की जिंदगी भी छीन लेता। लेकिन उसकी मदद की गई। बहुत ही शानदार इमारत थी। लातादाद मुलाजमीन उसमें अपने कामों में मसरूफ रहा करते। नवाब इरफान अली ने अपनी नशिस्त का इस कदर खूबसूरत बनाई थी कि देखने वाला उसे एक निगाह देखे और शशदर रह जाए। वो अपनी इस हसीन इमारत के सामने बाग में स्विमिंग पूल के सामने बैठा खला में नजरें जमाए हुए था कि एक कीमती गाड़ी बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई। बिल्कुल अजनबी गाड़ी। नवाब इरफान अली निगाहें उठाकर उसे देखने लगा। कौन आ सकता है? फिर जो उसे नीचे उतरा उसे देखकर नवाब इरफान अली थोड़ी देर तक तो उसे पहचान ही ना सका, और फिर जब उसका सरापा उसकी आंखों में मुकम्मल तौर पर समा गया तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये डॉक्टर फैजान था, उसका कॉलेज के जमाने का दोस्त, एक इंतहाई बेहतरीन शख्सियत का मालिक। डॉक्टर फैजान पहले लाला जान में ही रहा करता था, लेकिन इसके बाद अपनी तालीम वगैरह मुकम्मल करके वो लंदन चला गया। दोबारा आया था। नवाब इरफान के गुनाहों का शरीक था और उसी की फितरत का इंसान था। इस बार वो 12-13 साल के बाद वापस आया। आखिरकार इरफान अली ने उसे पहचान लिया। डॉक्टर फैजान के आने से उसे खुशी हुई। वो अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ा और काफी दूर आकर डॉक्टर फैजान का इस्तकबाल किया, जो एक कीमती सूट में मलबूस उसकी जानिब आ रहा था। फिर वो दोनों गले मिले। नवाब इरफान अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे तूने अपना ये क्या हुलिया बना लिया? तू तो बहुत स्मार्ट हुआ करता था और मैं हमेशा तेरी इस जिसामत से हसद किया करता था। बस इरफान, तेरी ही नजर लगी है। लंदन की फिजाओं ने मुझे मोटा कर दिया। हालांकि लंदन में तो स्मार्ट रहने के बड़े मौके हैं। बड़ी खुशी हुई। कब वापसी हुई? कमाल है, यानी ये भी सवाल करने की बात है। बस समझ ले 2 घंटे पहले आया हूँ। हालांकि अहले खानदान चीखते ही रह गए कि अभी पसीना भी खुश्क नहीं हुआ, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा मुझे जिंदगी अजीज है। अगर इरफान को मालूम हो गया कि मैं आया हुआ हूँ और उस तक नहीं पहुंचा तो मुझ पर कलाशनकोफ के ब्रस्ट मार देगा। दोनों हंसने लगे। नवाब इरफान अली उसे लिए हुए वहीं आ बैठा और बोला, ये बताओ थके हुए हो? क्या करना है? 2 घंटे यहाँ आकर बस तुम्हारे पास आने की तैयारियों ही में तो सरफ किए, वरना इतनी देर क्यों लगती? बैठूंगा और तुमसे बातें करूंगा, फैजान ने कहा और इरफान अली के साथ उस तरफ बैठ गया जहाँ खूबसूरत कुर्सियां पड़ी हुई थी। नवाब इरफान अली ने मुलाजमीन को बुलाकर बेहतरीन किस्म की कॉफी बनाने के लिए कहा और फिर फैजान को देखने लगा।
वैसे हुलिया बताता है कि लंदन ने तुम्हें कबूल कर लिया है। ऐसा वैसा? अहले लंदन आशिक हैं तुम्हारे यार के। सुना है अपना क्लिनिक खोला है तुमने वहां पर। आज की बात कहाँ, तकरीबन 8 या 9 साल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ही कदम जमा पाया हूँ। मुतमईन हो? जरूरत से कहीं ज्यादा, डॉक्टर फैजान ने जवाब दिया और फिर नवाब इरफान अली को देखता हुआ बोला, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तरद्दुद की ये जो चंद लकीरें हैं ये बताती हैं कि तुम उतने मुतमईन नहीं। नवाब इरफान अली ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, खैर जिंदगी में किसी भी चीज की मैंने कभी ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी फजूलियात सुहाने रूह बन जाती हैं कि उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। फैजान मौजूद है, अपनी सारी मुश्किलात उसे दे दो। मेरा सीना बहुत चौड़ा और बहुत मजबूत है। बस जितने चौड़े सीने के मालिक हो मैं जानता हूँ। मतलब क्या है? छोड़ो यार, इतने अरसे के बाद मिले हो। तुम्हारी बुजदिली की पुरानी दास्तानें दोहराऊंगा तो ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो जाओगे। बुजदिली नहीं, अकल कहो, अकल। फैजान ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा और दोनों हंसने लगे। वही नजरिया है ना हमारा कि जंग का बेहतरीन असूल यह है कि जहां अपने आप को पिटने का मौका देखो वहां से भाग जाओ। यही दलेरी है। दोनों कह के लगाने लगे। तब फैजान ने कहा, कुछ अहले खानदान के बारे में बताओ। असल बात पूछ ही ली तुमने, अहले खानदान ही नहीं रहा। क्या मतलब? फिरदौस अली की मौत के बारे में मैंने तुम्हें लिखा था, इरफान अली ने कहा। हाँ, और एक अजीब बेतुकी कहानी सुनाई थी जिसे मेरी अकल तस्लीम नहीं करती, डॉक्टर फैजान बोला। लंदन में हो, यहाँ होते तो अकल मान भी लेती और खुद भी मान लेते, इरफान अली बोला। बहरहाल वो एक अलमिया था जिस पर मैं आज तक अफसुर्दा हूँ, और दूसरा अलमिया भी रूनमा हो चुका है, नवाब इरफान अली ने कहा। अजीबोगरीब इंसान था। 2 जवान बेटे खो चुका था, लेकिन क्या मजाल के उसके चेहरे पर कोई शिकन हो। उम्र से कहीं छोटा लगता, हालांकि खासी उम्र थी, लेकिन देखने वाला मजाल है अंदाजा लगा सके। जबकि उसकी निस्बत उससे उम्र में कम डॉक्टर फैजान अब बूढ़ा मालूम होने लगा था। डॉक्टर फैजान सवाली निगाहों से उसे देखने लगा तो नवाब इरफान अली ने कहा, मेरा दूसरा बेटा फरहान भी सफेद महल की पुरस्रारियत का शिकार हो गया। क्या मतलब? डॉक्टर फैजान उछल पड़ा। बिल्कुल वही वाकयात पेश आए। असल में ये बच्चे इंतहाई अहमक हैं। हालांकि मैंने इन्हें समझा दिया था कि सफेद महल एक आसेबज़दा इमारत है, उस तरफ का रुख कभी ना किया जाए, लेकिन बदबख्तों को याशी करना भी नहीं आती। किसी लड़की को लेकर सफेद महल चला गया और वहां पर बिल्कुल वही वाकयात पेश आए। यानी आज भी तुम उन वाकयात की हकीकत के मोतरफ हो, डॉक्टर फैजान ने कहा। और नवाब इरफान अली आंखें भींचकर पेशानी मलने लगा। फिर बोला, कान और आंख अगर धोखा दें तो फिर इंसान को किस बात पर भरोसा करना चाहिए? मतलब? छोड़ो यार, क्यों मेरे जहन को प्रागंदा कर रही हो? इतने अरसे के बाद मिले हो, बेहतर यह है कि लंदन की बातें करें। वैसे ये बताओ, लंदन में शौक जारी है? अरे क्या पूछते हो, कितनी बार तुम्हें दावत दी है कि लंदन आओ, फिर देखो दुनिया क्या चीज है। हसीना ने लंदन इस कदर तंगदिल नहीं कि किसी की उम्र का तयन करें या किसी पर यह गौर करें कि उसकी शख्सियत क्या है। बस उनकी ख्वाहिशात और जरूरियात पूरी कर दो, वह तुम्हें जितनी उम्र का नौजवान चाहो उतनी उम्र का नौजवान समझ लेंगी। डॉक्टर फैजान के इन अल्फाज पर नवाब इरफान अली हंसने लगा। फिर बोला, बहुत दिल चाहता है, लेकिन बस यहाँ के मामलात। असल में बात सिर्फ इतनी है कि दुश्मन से एक लम्हे को नजर हटा लो तो फिर उसे काम करने का मौका मिल जाता है, और यही मैं नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारे दुश्मन कौन है? कहाँ से दुश्मन पाल लिए? दुश्मन पाले नहीं जाते, उनकी पैदाइश खुद ब खुद होती है, और इस पैदाइश को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपने दुश्मनों से कभी शिकस्त नहीं हुई। असल में इसी फतह को बरकरार रखने के लिए ही तो सब कुछ करना होता है, वरना बाकी तो सब ठीक है। मगर फरहान की मौत, हाँ 2 ही बेटे थे मेरे, लेकिन अब कुछ नहीं है। बीवी के बारे में तुम जानते हो, उसका वजूद एक बोझ है जो किसी भी वक्त मेरे सर से हट जाएगा। वो ना औरत रही है, कुछ भी नहीं रही है वो। मैं तो ये सोचता हूँ कि बकिया जिंदगी के लिए क्या किया जाए। कुछ ना कुछ नाम निहाद भी होता है, मगर मेरे पास तो उसका भी सहारा नहीं। फरहान के साथ क्या वाकया पेश आया, बिल्कुल वही अंदाज। अगर तुम होते तो उसकी लाश को देखते, उसके गले पर नन्ही नन्ही उंगलियों के निशानात साफ पाए गए। डॉक्टर फैजान हैरत से आंखें झपकाने लगा। फिर बोला, गोया अब तक तुम पर वही सब कुछ मुसल्लत है। मैं उसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। छुड़ा सकते हो मेरे दोस्त, गलती तुम्हारी ही है। कैसे? नवाब इरफान अली ने पूछा। सफेद महल फरोख्त क्यों नहीं कर देते? तुम खरीद लो। मैं वाकई खरीद लेता अगर मेरे तमाम मामलात लंदन से मुंसलिक ना होते, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। तो फिर उसे बिकवा दो। हाँ, ये आसान है। तुमने कोशिश की? कई बार, कुछ लोगों से राब्ते किए, लेकिन लोग उस इमारत को देखकर चले जाते हैं, कोई खरीदार नहीं मिलता। ताज्जुब की बात है, बहुत ही अजीब। वैसे वो वाकया वाकई तुम्हारी संगदिली का सबूत है। क्या फजूल बातें करते हो? संगदिली क्या चीज होती है? तुम खुद सोचो, क्या मैं उस बच्चे को जिंदा रहने देता?
कुछ और भी सोचा जा सकता था, लेकिन तुमने किसी से मशवरा किए बगैर उस वक्त खुद ही फैसले कर लिए। मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। उस औरत का जिसका नाम डॉक्टर मारूख था, पता नहीं कम वक्त कहाँ मर गई। मेरे जहन में हमेशा वो खलिश बाकी रहेगी कि वो बच्चा कौन था जो उसके पास देखा गया, और इसके बाद अब तक के वाकयात क्यों पेश आ रही हैं। एक मशवरा दूं तुम्हें? हाँ दो। नवाब इरफान अली ने कॉफी के बर्तन जो मुलाजिम ने लाकर रखे थे सामने रखते हुए कहा। दोनों कॉफी पीते हुए कुछ सोचते रहे। चंद लम्हे खामोशी तारी रही। फिर डॉक्टर फैजान ने कहा, अगर तुम वाकई यहाँ से नहीं निकल सकते तो फिर किसी खूबसूरत सी लड़की से शादी कर लो। 2 बेटे खो चुके हो, वो तो खुदा ने तुम्हें अजीबोगरीब कुव्वत बर्दाश्त दी है, वरना जिसके 2 जवान बेटे मौत का शिकार हो जाएं, उसके चेहरे पर यह तरोताजगी नाकाबिल यकीन कही जा सकती है। असल में मेरे सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। हर शख्स, हर जीरू अपनी मर्जी से जीता है। ना उसकी जिंदगी पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है, ना उसकी मौत पर। मेरे दोनों बेटों ने क्या मुझसे पूछा था कि अय्याशी के लिए इस सफेद महल की तरफ रुख किया जाए? पूछते तो मैं उन्हें मना कर देता। इसके बाद भी नहीं कहा जा सकता कि वो चोरी छुपे इधर जाते या नहीं जाते। मेरे लिए किस कदर मुसीबतें खड़ी करती हैं वो, मुझे इसका अंदाजा है। बारहा ऐसे संगीन वाकयात पेश आए हैं और हर दफा मुझे अपनी हैसियत से काम लेना पड़ा, वरना वो दोनों बारहा मुश्किलात का शिकार हो जाते। उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं मानी मेरी। तुम खुद ही बताओ डॉक्टर फैजान, मैं ऐसे बेटों के लिए क्या अफसुर्दा रहूं? नवाब इरफान अली ने कहा, और डॉक्टर फैजान पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अपनी जिंदगी के लिए कोई उम्दा सा साथी मुंतखब कर लो। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि ऐसा सोचते हुए मेरे जहन में एक खौफ है। मैं समझता हूँ कि वो खौफ मेरे दिल पर बैठ गया है। मुझे बताना पसंद करोगे? बस एक अजीबोगरीब एहसास। मुझे यूं महसूस होता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरी शादी के लिए लातादाद लोग खुशियां मना रही हैं। मैं शादी कर लेता हूँ और जब अपनी नई दुल्हन का घूंघट उठाता हूँ तो मुझे वही चेहरा नजर आता है, बिल्कुल वही, और उसकी गोद में एक मासूम सा नन्हा सा बेटा लेटा हुआ है जो मेरी जानिब खौफनाक निगाहों से देखता है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा डॉक्टर फैजान, ये ख्वाब मैं अक्सर जागती आंखों से देखता हूँ, और ना जाने क्यों मुझे यह एहसास होता है कि अब उस बच्चे के हाथ मेरी गर्दन की जानिब बढ़ेंगे और इसके बाद वो मुझे हलाक कर देगा। फिर मेरी गर्दन पर भी उसकी उंगलियों के निशानात पाए जाएंगे। शायद एक नफ्सियाती खौफ मेरे दिल में बैठ चुका है 100%, लेकिन हर खौफ का एक इलाज होता है। मैं भी यहाँ हूँ। मेरा ख्याल है मैं इस सिलसिले में तुमसे राब्ता रखूंगा। अगर तुम्हारे दिलो दिमाग से यह खौफ दूर हो जाए, बल्कि ऐसा करो, अगर मुमकिन हो सके तो कोशिश करके मेरे साथ लंदन जाने का प्रोग्राम बनाओ। मुश्किल है डॉक्टर फैजान, तुम यकीन करो, जिस दिन मैंने लाला जान छोड़ दिया उस दिन के बाद से मेरे खिलाफ वो साजिशें शुरू होंगी कि शायद उसके बाद मैं लाला जान वापस ना आ सकूं। डॉक्टर फैजान पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। रात को डॉक्टर फैजान ने खाना इरफान ही के साथ खाया और इसके बाद मिलते रहने का वादा करके वहां से रुखसत हो गया। इरफान गहरी सोच में डूब गया। डॉक्टर फैजान की बातें उसके ज़हन में नए नए ख्यालात जगा रही थीं। यह हकीकत थी कि अपने दोनों बेटों की मौत का उसके दिल में कोई एहसास नहीं था। शर्मिला का मामला हमवार हो गया और उस लड़की ने अपनी आबरू बच जाने पर ही खुदा का शुक्र अदा किया, वरना यही सोचा था नवाब इरफान उसका कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा। वक्त गुजर रहा था। डॉक्टर मारूख कुछ इस तरह दिल बर्दाश्ता हुई थी कि अगर यह नन्हा सा मासूम और मजलूम वजूद उसकी आगोश में ना होता तो शायद दुनिया ही छोड़ देने पर गौर करती। घर से निकली थी और इस अंदाज से निकली थी कि निगाहों में ना कोई मंजिल थी और ना जहन में कोई तसव्वुर, बस चल पड़ी। और ना जाने किस तरह उसके कदम रेलवे स्टेशन की जानिब उठ गए। बस ऐसी ही कुछ नफरत हो रही थी उसे इस दुनिया से कि वो दुनिया को छोड़ देना चाहती थी। ट्रेन में सवार हो गई और ट्रेन चलने के बाद खोई खोई आंखों से दौड़ते मनाजिर को देख रही थी। वक्त गुजर रहा था, ना जाने कौन कौन उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, लेकिन वह पथराई हुई बैठी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता होशो हवास की मंजिलें वापस आने लगी। नन्हा सा बच्चा गोद में कुल बुलाया तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। एक मुअम्मर खातून जो बहुत देर से उस पर निगाह रखे हुए थी अपनी जगह छोड़ दी और उसके करीब आकर बैठ गई। बच्चे को दूध नहीं पिलाओगी? कितनी देर से सफर कर रही हो, मासूम सा बच्चा है, भूखा है। उसने चौंक कर उमर रसीदा खातून की जानिब देखा और उसकी आंखों में आंसुओं की नमी आ गई। मैं समझ रही हूँ, कुछ अंदाजा है मुझे, मुअम्मर खातून ने कहा और वह हैरान होकर उन्हें देखने लगी। मुअम्मर खातून फिर बोली, मेरे पास दूध नहीं है लेकिन थर्मस में चाय जरूर है। क्या तुम्हारे पास बच्चे को पिलाने के लिए फीडर भी नहीं? उसने नफी में गर्दन हिला दी और मुअम्मर खातून सोच में डूब गई। नन्हा सा बच्चा उनकी निगाहों के सामने नुमाया था। कहने लगी, नौ मौलूद है, इस वक्त यूं करो, इसे कपड़े से दूध पिला दो। मेरा मतलब है चाय, कोई हर्ज नहीं है। ठहरो, मैं इंतजाम करती हूँ। मुअम्मर खातून ने थर्मस में से चाय निकालकर उसे ठंडा किया। फिर मलमल का एक कपड़ा निकाला, गालिबन दुपट्टा था। उसे उन्होंने थोड़ा सा फाड़ा और उसके बाद बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ा दिए।
डॉक्टर मारूक ने बच्चा उनकी आगोश में दे दिया। इंसानी हमदर्दियों से इंसान अभी तक इतना मायूस नहीं हुआ है कि दुनिया ही को दुश्मन समझ ले। खातून गोद में बच्चे को लिटाकर कपड़े के फोहे से चाय के कतरात बच्चे को पिलाने लगी और मासूम बच्चा शुक्र शुक्र करके ग़िज़ा हासिल करने लगा। वो खामोश बैठी हुई थी। मुअम्मर खातून बच्चे को देखती रही। उनकी आंखों में मोहब्बत के आसार थे। फिर वो आहिस्ता से बोली, लो इसे संभाल लो, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? जी, डॉक्टर मारूक ने कहा। और मुअम्मर खातून ने उसकी तवक्को के मुताबिक ही सवाल कर दिया, घर से लड़कर भागी हो, शौहर से झगड़ा हो गया है, क्या बात है? देखो मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। इतनी कम सिन हो कि सोचा नहीं जा सकता कि इतनी सी उम्र में शौहर से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। शादी को अभी साल 1.5 साल से ज्यादा नहीं हुआ होगा। मुझे बताना पसंद करोगी कि क्या किस्सा है? उसने आंसू भरी निगाहों से मुअम्मर खातून की जानिब देखा और फिर आहिस्ता से बोली, बस सितम रसीदा हूँ। इसका तो मुझे अंदाजा है, लेकिन क्या झगड़ा हुआ था शौहर से? मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, उसने जवाब दिया। अरे कैसे? बस एक हादसे का शिकार हो गए और इसके बाद उसके खानदान ने मुझे जमाने भर की मनहूस औरत करार देकर घर से बाहर निकाल दिया। उफ मेरे खुदा, कैसे दीवाने लोग होते हैं। इंसान से इंसान की दुश्मनी, यकीन करो मेरी समझ में कभी नहीं आई। तो फिर कहाँ जा रही हो? कुछ पता नहीं, बेआसरा हूँ। वालिदैन पहले इंतकाल कर चुके हैं। रिश्ते के एक चचा ने परवरिश की थी, चची वैसे ही जान की दुश्मन थी। शादी करके उन्होंने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया और अब कोई पुरसाने हाल नहीं। मगर कहाँ जा रही थी? मैंने कहा ना, मुझे खुद नहीं पता, कोई मंजिल नहीं है मेरी। अच्छा, ये तो बड़े अफसोस की बात है। बहुत दुख हुआ मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर। देखो मेरा नाम शाहाना बेगम है, डॉक्टर शाहाना। यहाँ से काफी फासले पर एक शहर है, शायद तुमने उसका नाम सुना हो। दरियापुर के नाम से जाना जाता है। दरियापुर में मेरे शौहर एक क्लिनिक चलाते हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ, बच्चे भी हैं हमारे। अगर तुम चाहो तो हमारे घर में पनाह ले सकती हो। मैं तुम्हें खुशी से अपने साथ रखना चाहूंगी। उसने ममनून निगाहों से मुअम्मर खातून को देखा और टूटा हुआ एतमाद फिर बहाल होने लगा। दुनिया पर एक बार फिर भरोसा होने लगा। झूठ का सहारा बेशक लिया था उसने, लेकिन दूसरी तरफ की पेशकश में कहीं फरेब ना था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े तो डॉक्टर शाहाना ने कहा, नहीं बेटी, जिंदगी में मुसाइब तो आते ही रहती हैं। जिन जाहिल लोगों ने तुम्हें इस अंदाज में घर से निकाल दिया, कुदरत उनसे खुद इंतकाम लेगी। लेकिन तुम खुद फिक्र मत करो, मैं वैसे भी डॉक्टर हूँ और तुम शायद ये बात नहीं जानती कि डॉक्टरों के दिल में इंसानियत का दर्द किस तरह होता है। हम गले सड़े जिस्मों को चीर फाड़ कर उन्हें जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, जबकि कभी कभी उनके अपने लवाहकीन भी उनके जख्मों से नफरत करती हैं। लेकिन हम इन तमाम बातों से बेपरवाह होकर उनकी तीमारदारी करती हैं। ये हमारा फर्ज है। बेटी, मैं तुम्हें भी एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगी, फिक्र मत करना। तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए कोई बेहतर मौका फराहम किया जाएगा और तुम्हारे बच्चे की परवरिश बेहतर अंदाज में ही होगी। जी, वाहिस्ता से बोली। इस सहारे को उसने इंतहाई गनीमत जाना। फिर डॉक्टर शाहाना उसे अपने साथ ले गई। दरियापुर वाकई खासा बड़ा शहर था और आबादी भी ठीक ठाक ही थी। शाहाना के शौहर इंतहाई नरम गो और नरम मिजाज आदमी थे। क्लिनिक बहुत बड़ा था। डॉक्टर शाहाना ने उनसे मारूक का तारुफ कराया, जिसने अपना नाम जरी बताया था। जरी उसके जहन में यूं रह गई थी कि शहबाज की बहन का नाम जरी था और यही नाम उसे फौरन सूझ गया। वो जरी की हैसियत से यहाँ मुकीम हो गई। उस क्लिनिक में नर्सों के लिए केस भी बनाया गया था, जिसमें 6 नर्सें रहती थी। डॉक्टर शाहाना ने उन सब से डॉक्टर मारूक का तारुफ कराया और जरी की हैसियत से उन सबसे रूशनास हो गई। उन्होंने उसके बारे में सबको सादगी से सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से नर्सों को उससे काफी हमदर्दी हो गई और नन्हा सा मासूम बच्चा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। इसके बाद उसने जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। जिंदगी किसी हमदर्दी के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। अपना मनसब पाने के लिए इंसान को मेहनत करना होती है। कुछ दिनों के बाद उसने डॉक्टर शाहाना से कहा, डॉक्टर शाहाना, मैं क्लिनिक में काम करना चाहती हूँ। क्लिनिक में क्या काम करोगी? मैं नर्स का काम बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ। क्या? डॉक्टर शाहाना मुस्कुराई। जी हाँ, आप मुझे ट्राई करना चाहें तो। नहीं, मेरा मतलब है तुमने कोई तरबियत वगैरह ली है इसकी? नहीं डॉक्टर, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और बच्चा? नर्सों की ड्यूटियाँ मुख्तलिफ होती हैं। ये सब मेरी अच्छी दोस्त बन गई हैं। जब मेरी ड्यूटी होगी उनमें से कोई ना कोई मेरे बच्चे को संभाल लेगी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुमने बच्चे का नाम क्या रखा है आखिर? इसका नाम मैंने हारून रखा है डॉक्टर। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है जरी। क्या है, कौन से अखराजात हैं तुम्हारी? मैं जानती हूँ डॉक्टर साहिबा, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुस्तकबिल में मेरे बच्चे के तो बहुत से अखराजात होंगे। अरे उनका भी बंदोबस्त हो ही जाएगा। नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं अपने बच्चे को बेहतर मुकाम देना चाहती हूँ। आप खुद सोचिए, जब वो शऊर को पहुंचेगा तो क्या ये नहीं सोचेगा कि उसकी परवरिश किस अंदाज में हुई है? जज्बा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें इससे नहीं रोकूंगी, डॉक्टर शाहाना ने कहा और मारूक ने क्लिनिक में काम शुरू कर दिया।
लेकिन एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर नर्स का काम कर रही थी। वो तरबियत, वो जहानत, वो अंदाज कहाँ जाता जिसे वो लाख छुपाने की कोशिश करती। कभी किसी की बैंडेज की तो इस तरह के डॉक्टर दुर्दाना हैरत से उसे देखती रह जाती। इंजेक्शन लगाया तो इस तरह से कि मरीज को खुद भी पता न चल सका। हर काम इस अंदाज में करती कि डॉक्टर शहाना खुद भी शशदर रह जाती। 2-3 बार उसने पूछा भी था, तुम तो कहती हो कि तुमने कभी नर्सिंग की ट्रेनिंग नहीं ली। जी, लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो ये बात भी नाकाबिल यकीन है। एक बार तो खुद डॉक्टर महरोज यानी डॉक्टर शहाना के शौहर भी हैरान रह गए। एक मरीज की तशखीस कर रहे थे, बाद में उन्होंने कुछ दवाएं लिखी। एक इंजेक्शन लिखा तो उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, नहीं डॉक्टर साहब, इन दवाओं से तो कंट्रास्ट हो जाता है। डॉक्टर महरोज ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब? देखिए ना ये, इसके बाद इसका रिएक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर महरोज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने शिद्दत हैरत से उसे देखा और बोले, जरी बात तो तुम बिल्कुल सच कह रही हो, लेकिन ये बताओ तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? जनाब, मैं नर्स का काम कर रही हूँ, आपके तजुर्बात से फायदा नहीं उठाऊंगी तो क्या होगा? मगर मैंने तो कभी तुम्हें, ओह माय गॉड, तुम मुझे बार बार हैरान कर देती हो। जरी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इन दवाओं के साथ ये इंजेक्शन गलत हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। बाद में डॉक्टर महरोज ने शहाना से इसका तज़किरा किया तो शहाना भी हैरत से बोली, वाकई महरोज, ये लड़की जब भी कोई काम करती है यूं लगता है जैसे मिशाक हाथ मसरूफ़ अमल हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। जब बात समझ में नहीं आती तो उसे नज़रअंदाज कर देना होता है, क्योंकि जरी के साथ कोई गलत तस्वुर कायम नहीं था। यूं वक्त गुजरता चला गया। सोचने के लिए बहुत कुछ था। तन्हाइयों में जब रातों को वो अपने बिस्तर पर लेटती तो ना जाने क्या क्या कुछ याद आ जाता। जिंदगी ने एक ऐसा अजीब रुख इख्तियार किया था कि सब कुछ मलियामेट हो गया, लेकिन इस सब कुछ को मलियामेट कर देने वाला नवाब इरफान था। वो दरिंदा किस तरह मेरे हाथ लगे और किस तरह मैं उससे अपना इंतकाम लूं। उसका दिल आग में झुलसने लगा। डॉक्टर शहाना एक नेकदिल खातून थी। एक दिन वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आई। डॉक्टर मारूख तो उस वक्त ड्यूटी पर थी। अपने घर में उन्होंने उस लड़की को ले जाने के बाद रात को नर्सों से मुतारिफ कराते हुए कहा, ये एक बेसहारा लड़की है और बुरे हालात का शिकार है। मैंने इसे आया के तौर पर मुलाजिम रख लिया है। इसका नाम नाजिश है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम लोग भी इसके साथ ताउन करना। नाजिश को रहने के लिए नर्सों के ऑफिस में ही जगह दे दी गई। रात को जब डॉक्टर मारूख ड्यूटी ऑफ करके वापस आई तो नाजिश को देखकर उसके जहन को शदीद झटका लगा। वो शिद्दत हैरत से आंखें फाड़ कर रह गई। नाजिश उसकी शनासा थी, जानी पहचानी शक्ल। हालांकि तवील अरसे बाद उसे देखा था। हारून उस वक्त तकरीबन 1.25 साल का हो चुका था, लेकिन नाजिश की शक्ल डॉक्टर मारूख के लिए अजनबी नहीं थी। ना जाने क्यों नाजिश उसे पहचान न सकी। गालिबन उसके जहन पर वरू फरसा लम्हात अजाब बन गए थे और उस वक्त डॉक्टर का चेहरा उसे याद नहीं रहा जिसने उसे इस मुश्किल से निजात दिलाई थी। नर्सें चली गईं। डॉक्टर मारूख को यह अंदाजा हो गया कि नाजिश उसे पहचान नहीं सकी, लेकिन जब उसे तन्हाई मिली तो वो उसके करीब पहुंच गई और उसकी आंखों में देखने लगी। नाजिश ने हैरान होकर डॉक्टर मारूख की सूरत देखी और किसी कदर बौखलासी गई। तब डॉक्टर मारूख ने आहिस्ता से कहा, मुझे पहचानती हो? नहीं, आप गौर करो, गौर से मेरा चेहरा देखो, डॉक्टर मारूख बोली और नाजिश के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गई। फिर उसके अंदर एक हिजान सा बरपा हुआ और उसने कहा, लेकिन आप ये चेहरा। वो अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी। उस वक्त तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया था। किस वक्त? जब तुम सफेद महल में एक संगदिल इंसान की संगदिली का शिकार हुई। नाजिश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। फिर उसने कहा, तब तो आप डॉक्टर साहिबा? हाँ, मैं वही हूँ। ओह खुदा के लिए, मैंने कहा ना, उस वक्त तो मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं मालूम था। अब पता चला है कि तुम्हारा नाम नाजिश है। मेरा असली नाम नाजिश भी नहीं है, लेकिन आप मुझे नाजिश ही कहें। आप यहाँ कैसे? मुझे याद है नाजिश, नवाब इरफान अली ने तुम्हारे पहले बच्चे को आग में झोंक दिया था, याद है मुझे, वह नमनाक लहजे में बोली और फिर एकदम उछल पड़ी। थोड़े फासले पर हारून सो रहा था। उसके अंदर शदीद हैजान पैदा हुआ और वो दौड़कर उसके पास पहुंच गई। हाँ, ये तुम्हारा बच्चा है नाजिश, इसे लेकर मैं वहां से भाग गई थी। मेरा बच्चा? नाजिश ने सोते हुए हारून को गोद में उठा लिया, फिर इस तरह भींचा, इस तरह चूमा चाटा कि डॉक्टर मारूख भी उसकी जज्बाती कैफियत पर अपने आंसू न रोक सकी। नाजिश उसे दीवानों की तरह चूम रही थी। फिर उसने कहा, ये मेरा बच्चा है ना? मेरा ही बच्चा है ना डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर नहीं, मुझे नर्स कहो। नाजिश जज्बाती कैफियत से निकल आओ, मैं तुम्हें बहुत से संगीन हकाइक से आगाह करूंगी। मेरा बच्चा? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी अपने बच्चे की सूरत देखूंगी। ये तो कमाल है, ये तो वाकई कमाल है। वह बच्चे को चूमती रही। बमुश्किल तमाम जब उसकी ये कैफियत बहाल हुई तो डॉक्टर मारूख ने उसे कहा, नाजिश, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि तुम दोबारा मुझे मिल गई हो। सुनो, जो कुछ मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। बड़े अजीबोगरीब हालात से वास्ता पड़ा है मुझे। मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं।
फिर तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूंगी। वो शख्स, नवाब इरफान, वो दरिंदा। क्या तुम इस बात का यकीन करोगी कि जब बच्चे को लेकर मैं बाहर निकली तो वहां मौजूद लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन ली और इसके बाद वो मेरा ताक़ुब करते रहे। डॉक्टर मारूख ने शुरू से आखिर तक नाजिश को वो संगीन दास्तान सुना दी और नाजिश शिद्दत हैरत से आंखें फाड़े डॉक्टर मारूख की ये रुदात सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने नमनाक लहजे में कहा, तो मेरी वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा है तुम्हें। मेरी वजह से मैं बहुत बदनसीब हूँ। हालात का मुकाबला करती हुई मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ये लोग मुझे अब मेरे असली नाम से नहीं जानते। यहाँ मुझे जरी के नाम से पुकारा जाता है। सुनो नाजिश, तुम भी सब कुछ भूल जाओ। मैंने इस बच्चे का नाम हारून रखा है। तुम्हारा हारून तुम्हारी तहवील में रहेगा। तुम इस तरह से अपने आप से करीब करना कि मैं इसे माना महसूस हूँ। ये तुम्हारी अमानत है और मुझे खुशी है कि मैं इसे तुम्हारे हवाले करने में कामयाब हो रही हूँ। ये भी तकदीर के खेल होती हैं। लेकिन नाजिश, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त भी करना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ये कहानी कभी मंजर आम पर ना आए। डॉक्टर साहिबा, कैसे इंसान भी होते हैं। मैं तो इंसानों में अच्छाई का तस्वुर भी खो बैठी हूँ। मेरी कैफियत भी तुमसे कम नहीं है नाजिश, लेकिन हम दोनों ही जुल्म का शिकार हुई हैं। हम दोनों पर जुल्म किया गया है। और नाजिश, अगर तुम्हारे सीने में एक औरत का दिल है, अगर तुम्हारे वजूद में थोड़ी सी भी शराफत बाकी है, तो हमें इरफान से इंतकाम लेना है। समझी? हमें नवाब इरफान से इंतकाम लेना है। अगर मुझे मौका मिल जाए तो तुम यकीन करो, ऐसा बदतरीन इंतकाम लूंगी उससे कि तारीख में दर्ज हो जाएगा। नाजिश, हमें यह करना है, लेकिन इसके लिए हमें एक तवील मुजाहिदा करना होगा। इतना तवील कि शायद तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाए। अगर जिंदा रही तो मेरी हिम्मत कभी जवाब नहीं देगी। सोच लो नाजिश, सोच लिया है तो फिर यूं समझ लो कि नवाब इरफान को आखिरकार हारून ही के हाथों कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। काश ऐसा हो जाए। मैं यही चाहती हूँ, तुम यकीन करो, मैं यही चाहती हूँ। तब फिर हमें आज ही से अपनी मेहनत का आगाज कर देना चाहिए। फिर नाजिश ने उसे अपने बारे में बताया कि किस तरह वो नवाब इरफान के जाल में फंस गई और फिर किस तरह जमाने की ठोकरों में होती हुई आखिरकार अपने पूरे घर से जुदा हो गई और अब वो एक अजीबोगरीब जिंदगी गुजार रही थी, गुनाह से भागती रही। और इसके बाद डॉक्टर शहाना उसे मिल गई और उसे यहाँ आया की हैसियत से मुलाजिम रख लिया। कुछ लोग नेकियां करने के लिए ही पैदा होते हैं और नेकियां करते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ वो नेकियां करते हैं कभी कभी उन्हें उनसे इस किस्म का झूठ बोलना पड़ता है कि खुद उनका दिल भी दागदार हो जाए। लेकिन ये दाग हम जैसों को अपने सीने पर बर्दाश्त करना पड़ते हैं। हारून तकरीबन 7 साल का हो चुका था। वक्त ने अपने धारे इस तरह तब्दील किए कि इंसान सोच भी ना सके। नन्हा हारून नाजिश को माँ कहता और डॉक्टर मारूख को आंटी। नर्सें हंसती, हैरान होती, खुद डॉक्टर शहाना भी हैरान रह जाती। लेकिन नाजिश जिस तरह बच्चे को प्यार करती और जिस तरह उसकी देखभाल करती, उससे डॉक्टर शहाना को भी एहसास हो गया कि ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं और जरी खुले दिल की बाज़रफ औरत है। उसने अपना सब कुछ नाजिश के हवाले कर दिया। मामला ऐसा था कि इस पर कोई एतराज नहीं हो सकता था। बज़ाहिर यूं लगता जैसे वक्त पुरसकून हो गया है, लेकिन अगर वक्त पुरसकून हो जाए तो उसे वक्त का नाम ही क्यों दिया जाए। जिंदगी तो हलचल का नाम है और हलचल किसी न किसी शक्ल में पैदा हो जाती है। एक दिन डॉक्टर मारूख अपने फ़राइज़ में मसरूफ थी कि डॉक्टर फेरोज अपने किसी दोस्त के हमरा एक वार्ड का मुआयना करने आए और वो लोग जब मुआयना करते हुए दूसरे वार्ड में दाखिल हुए तो आने वाले मेहमान का सामना डॉक्टर मारूख से हो गया। डॉक्टर मारूख तो कुछ ऐसे मसरूफ थी कि उसने तवज्जो ही नहीं दी, लेकिन सामने जो शख्स था उसने हैरत से कहा, डॉक्टर मारूख, ये डॉक्टर मारूख है, डॉक्टर महरोज। डॉक्टर महरोज ने चौंक कर डॉक्टर फराज को देखा और कहा, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप डॉक्टर फराज? मैं उस खातून के बारे में कह रहा हूँ, वो जो सामने मरीज के साथ मसरूफ हैं। ये डॉक्टर मारूख हैं, डॉक्टर फराज ने कहा। फिर उसने 2 कदम आगे बढ़ाकर डॉक्टर मारूख को आवाज दी, डॉक्टर मारूख, मेरी बात सुनिए। और इतने अरसे के बाद किसी के मुंह से अपना नाम सुनकर डॉक्टर मारूख ने चौंक कर सामने देखा, लेकिन ये चेहरा जो उसकी निगाहों के सामने आया उससे वो किसी तौर नामानुस नहीं हो सकती थी। ये डॉक्टर फराज थे जो उसे फटी फटी निगाहों से देख रहे थे क्योंकि वो नर्स का लिबास पहने हुए थी। डॉक्टर महरोज ने फौरन ही दखल अंदाजी की, नहीं डॉक्टर फराज, आपको गलत फहमी हुई है, ये डॉक्टर नहीं नर्स है और इसका नाम जरी है। डॉक्टर फराज ने चौंक कर डॉक्टर महरोज को देखा, फिर आहिस्ता से बोले, नर्स? हाँ, क्या इस शक्ल की कोई लड़की तुम्हें डॉक्टर मारूख के नाम से कभी मिली थी? क्या बात करते हो डॉक्टर महरोज? डॉक्टर मारूख, क्या है ये सब कुछ? और तुम बेटे, तुम? डॉक्टर मारूख के बदन से जान निकल गई, उसका पूरा जिस्म लरज रहा था और डॉक्टर महरोज उसकी ये कैफियत देखकर हैरान था। क्या है भाई ये सब कुछ? क्या है? क्या किस्सा है ये? डॉक्टर फराज चौंक पड़ा। गुजरे वाकयात उसे अच्छी तरह याद आ गई। वो 1 कदम आगे बढ़ा और डॉक्टर मारूख के करीब जाकर बोला, मैं नहीं जानता कि तुम किन हालात से 2-4 हो, लेकिन क्या मेरे सामने भी तुम इस बात से इनकार करोगी कि तुम डॉक्टर मारूख हो? डॉक्टर मारूख की जुबान गुंग हो गई।
उधर डॉक्टर महरोज के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत छा गई। वो उन दोनों को देख रहा था, फिर वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और बोला, मेरे कमरे में आओ दोनों। और फिर डॉक्टर फराज ने पुरशफकत अंदाज में डॉक्टर मारूख का हाथ पकड़ा और दोनों डॉक्टर महरोज के कमरे में पहुंच गए। बैठो, क्या किस्सा है ये? मुझे तो यूं लग रहा है जैसे वाकई कोई बहुत बड़ा इंकशाफ होने वाला है। डॉक्टर फराज, क्या तुम्हें यकीन है कि ये लड़की, ये डॉक्टर मारूख है और मेरे क्लिनिक में काफी अरसे तक काम करती रही है? मेरे खुदा, तुम लोग इसे किस नाम से पुकारते हो? डॉक्टर फराज ने पूछा। जरीन। और ये हमारे अस्पताल में नर्स है और इस बात को तकरीबन 7 साल या उससे कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। डॉक्टर फराज पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, जबकि डॉक्टर मारूख इस तरह जहनी सदमे से दोचार हुई कि उसकी कुव्वते गोवियाई ही सर्द हो गई। उसकी ये कैफियत देखकर फौरन ही यहाँ से भी उठाया गया और डॉक्टर महरोज उनके साथ अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हो गया। वह शदीद हैरान था। वैसे भी पुरस्रार लड़की उसके लिए अब तक एक मुअम्मा बनी हुई थी, क्योंकि नर्स की हैसियत से वो जो कुछ कर रही थी वो नाकाबिल यकीन सा था। इस कदर माहिर, इस कदर ज़हीन के कभी कभी डॉक्टर महरोज भी उसके सामने अपनी तमाम जहानत खो बैठता। डॉक्टर शाहाना भी आ गई और इसके बाद डॉक्टर फराज की जुबानी इंकशाफात शुरू हो गई। हाँ, ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर है डॉक्टर मारूख के नाम से, और मैं इसके बारे में इतना कुछ जानता हूँ कि शायद अब ये भी ना जानती हो। डॉक्टर शाहाना फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। मारूख पर अब भी वही कैफियत तारी थी। मैं जानता हूँ डॉक्टर मारूख कि तुम किस कैफियत का शिकार हो, लेकिन बेटे मैं खुद तुम्हारा मुजरिम हूँ। तुम्हें शायद यकीन ना आए इस बात पर कि मैंने बारहा अपने आप को तुम्हारा मुजरिम पाया और ये सोचता रहा हूँ कि जो वादे मैंने तुमसे किए थे मैं उनकी तकमील नहीं कर पाया। डॉक्टर मारूख के अंदाज में जुम्बिश पैदा हुई। उसने खौफजदा निगाहों से डॉक्टर शाहाना को देखा, फिर खुश होंठों पर जुबान फेरने लगी तो डॉक्टर फराज ने कहा, नहीं, ये मेरे अपने हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। शाहाना मेरी कज़न है और ये शख्स मेरा बहनोई है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा दोस्त। हम दोनों ने मेडिकल की तालीम साथ साथ हासिल की और मैं वाकई बहुत अरसे के बाद इसके पास आया हूँ। बस इसकी याद मुझे यहाँ खींच लाई, वरना शायद मेरी मसरूफियत मुझे इसकी इजाज़त ना देती। मगर ये डॉक्टर मारूख, हाँ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ये एक मुतवस्सत घराने की लड़की है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी जहानत से इसने मेडिकल की तालीम हासिल की और इसके बाद एक हस्पताल में हाउस जॉब करने लगी। जब इसका हाउस जॉब मुकम्मल हुआ तो मैं उस अस्पताल से नौकरी छोड़ रहा था। लाला जान में अपना क्लिनिक कायम करना चाहता था। मैंने क्लिनिक कायम किया और डॉक्टर मारूख को अपने साथ शामिल कर लिया, लेकिन एक रात जब ये वहां से घर जाने का इरादा रखती थी अचानक लापता हो गई और उसके बाद आज मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। डॉक्टर मारूख, क्या मुझे अपने बारे में कुछ तफसील बताना पसंद करोगी? तब डॉक्टर मारूख की आंखों से आंसू रवां हो गए और फिर आंसुओं की रवानी के साथ उसने रुंधे हुए लहजे में अपनी दास्तान सुनाना शुरू की और कहानी के आखिरी हिस्से तक पहुंच गई। उसने बताया कि उस बच्चे की माँ अब भी उसके साथ मौजूद है और यहाँ आया की हैसियत से यहाँ मुलाजमत करती है। वक्त ने उन दोनों को यकजा कर दिया। मैंने उस औरत का बेटा मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दिया है, लेकिन मैं अपना जो कुछ खो चुकी हूँ वो शायद कभी ना पा सकूं। डॉक्टर फराज ने सारी तफसील सुनने के बाद कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। कहानी इसके बाद ही आगे बढ़ती है। वो बदबख्त जिंदा है, ऐशो इशरत से जिंदगी बसर कर रहा है और ना जाने कितनी लड़कियों को उसने इस तरह अपनी वहशत की भीड़ चढ़ाया होगा। हाँ, नवाब इरफान अब भी जिंदा है। उस वक्त यूं हुआ कि हम तुम्हारे बारे में शदीद तशवीश का शिकार हुए। पहले तो हम यही कोशिश करते रहे कि हम अपनी पूरी कोशिश और असर व रसूख इस्तेमाल करके तुम्हें तलाश कर सकें। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो उसे हमवार कर लिया जाए। बाद में नवाब इरफान के इशारे पर उस वक्त उस इलाके का इंस्पेक्टर जिसका नाम जफर अली मुझसे मिला। उसने मुझे सारी तफसील सुनाई, लेकिन जफर अली मुझसे भी अकीदत रखता था। उसने कहा, अगर डॉक्टर मारूख कहीं मिल जाए तो उसे खामोशी से कहीं रूपोश कर दिया जाए, वरना उसके बाद हालात बहुत खराब हो जाएंगे। लेकिन तुम हमें दस्तयाब न हो सकी। खुद जफर अली ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा पता नहीं चल सका। बात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई और अब तकरीबन सबके जहनों से निकल चुकी है। तुम्हारी वालदा, बहन और भाइयों के हालात भी ज्यादा खराब नहीं है। कुदरत सबका ही इंतजाम कर देती है। ये वो दास्तान है जो अब तक मेरे इल्म में है। सब लोग हैरत की तस्वीर बने हुए थे। डॉक्टर मारूख की आंखें आंसू बरसा रही थीं। तमाम सूरत हाल सभी के इल्म में आ चुकी थी। डॉक्टर महरोज और डॉक्टर शाहाना उस लड़की से बड़ी मोहब्बत करते थे और अब भी उसके गम में बराबर के शरीक थे। डॉक्टर शाहाना ने कहा, काश तुम हमें ये सब बता देती डॉक्टर मारूख, तो हम तुम्हें एक नर्स की हैसियत से काम न करने देते। नहीं, ये इसकी अजमत है कि इसने इस हैसियत में भी आप लोगों को मुतमईन रखा। हम तो वाकई कभी कभी पागल हो जाते थे डॉक्टर मारूख की कारकर्दगी देखकर। खैर, अब ये सब कुछ तो है। मुझे बताओ डॉक्टर मारूख, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर फराज, अब जबकि ये सब कुछ सामने आ चुका है तो फिर मेरे लिए यहाँ रुकना भी मुनासिब नहीं होगा। वो लड़की मेरे पास मौजूद है जो उस बच्चे की माँ है
और हारून अच्छे तरीके से पल रहा है। लेकिन नहीं बीबी, मैंने तुमसे एक खास मोहब्बत महसूस की थी हमेशा, और उसी मोहब्बत से मजबूर होकर मैं तुम्हें लाला जान अपने साथ ले आया। मैं खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। डॉक्टर महरोज, हकदार को हक मिलना चाहिए। हम डॉक्टर मारूख के लिए क्या कर सकते हैं? पहला काम तो ये कि इसे जरी ही रहने दिया जाए। दूसरी बात यह कि मैं यहाँ करीब एक शहर में एक क्लिनिक कायम कर रहा हूँ। डॉक्टर मारूख या जरिया वो क्लिनिक संभालेंगी। मैंने मुकम्मल तौर पर वहाँ की जिम्मेदारी सौंप दूंगा। ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ जो इनके शनासा मौजूद हैं उनके सामने वो डॉक्टर की हैसियत से जाते हुए कुछ अजीब सी कैफियत महसूस करेंगी। बेशक मुझे इसका एहसास है। डॉक्टर फराज से और भी बहुत सी बातें हुई। मारूख ने माँ और बहन के लिए डॉक्टर फराज से कुछ खास किस्म की बातें की और डॉक्टर फराज ने वादा किया कि उन लोगों को कोई तकलीफ ना होने पाएगी। फिर इसके बाद डॉक्टर फराज डॉक्टर मारूख की जिंदगी में नया इनकलाब बर्पा करके वहां से रुखसत हो गया। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं। डॉक्टर महरोज और डॉक्टर शहाना दर हकीकत डॉक्टर मारूख के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल साबित हुए। जो वक्त गुजर चुका था उसकी एक अलग दास्तान थी और उसके बारे में कोई नहीं कह सकता कि सूरत हाल क्या है। ये लोग वहां से शिफ्ट हो गए और अब एक छोटे से शहर में उन्होंने जिंदगी का आगाज किया। यहाँ ज्यादा सुकून था। बहुत ही खूबसूरत क्लिनिक बनाया गया जिसे डॉक्टर मारूख और नाजिश की मेहनत ने 4 चांद लगाए और थोड़े ही अरसे में यहाँ का बोलबाला हो गया। डॉक्टर मारूख अपना सब कुछ निछावर करने के बाद उसे जो कुछ हासिल हुआ था वो हकीकतन उसका हक था। एक पुरवकार शख्सियत की मालिक तो वो पहले ही थी, अब उसकी शख्सियत में और निखार पैदा हो गया। हुलिया भी काफी तब्दील हो गया। डॉक्टर जरी की हैसियत से वो अपने शहर, अपने इलाके के बड़े बड़े लोगों में बेहद मुमताज थी। क्लिनिक अच्छी तरह चल पड़ा और अब उसमें डॉक्टर मारूख बराबर की हिस्सादार थी। सरमाए का कोई खास खर्च नहीं था। हारून की शख्सियत भी इंतहाई हसीन निकल रही थी। 2 माओं की निगरानी में उसकी परवरिश हो रही थी और वो हंसकर कहता था, मैं फैसला नहीं कर सकता कि मेरी असल माँ कौन है। नाजिश भी डॉक्टर मारूख की शुक्रगुजार थी कि उसने उसके बच्चे के लिए जो कुछ किया वो नाकाबिल यकीन था। ये एक अजीब उलझी हुई कहानी थी। नाजिश का तो खैर मसला ही कुछ और था। वो एक हवसकार दरिंदे की भीड़ चढ़ी थी, लेकिन डॉक्टर मारूख की कहानी तो बड़ी दिलचस्प और अजीब थी। बस एक इत्तफाकिया हादसे ने उसका सब कुछ छीन लिया, माँ, बहन, भाई, यहाँ तक कि वो महबूब जो उसका मंगेतर था। और अगर हालात हमवार रहते तो उस वक्त वो जिंदगी के इंतहाई खुशगवार दौर से गुजर रही होती। लेकिन वक्त ने एक ऐसा जाल डाला कि अब वो बिल्कुल ही तब्दील शुदा शख्सियत बनकर रह गई। नाजिश के दिल में इंतकाम की आग इस कदर शदीद ना हो जिस कदर उसके दिल में थी। इस आग के सहारे जिंदगी बसर होती रही। हारून को बेहतरीन तालीम से आरास्ता किया। दोनों की काविशें उसके साथ थीं। बाकायदा हॉस्टल में रहता था। इस शहर से दूर चला गया और वो दोनों इंतहाई मेहनत करके हारून का मुस्तकबिल तामीर कर रही थीं। साल 1.5 साल में हारून एक बार आता, फिर उन दोनों की अकीदत उसके दिल में होती। अब उसकी सोचें आहिस्ता आहिस्ता जवान होती जा रही थीं। वैसे तो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे थे, तालीम, हॉस्टल के दोस्त, अपनी जिंदगी की बेहतरीन तफरीहात, लेकिन इसके साथ कभी कभी उसके दिल में कभी कभी अजीबोगरीब ख्यालात रक्सा हो जाते। ये माएँ एक अजीब कैफियत की हामिल है, लेकिन कभी इन्होंने मेरे बाप का तज़किरा नहीं किया। गर्ज ये कि मामलात चलते रहे। जवानी की सरहदें अबूर की और जिंदगी की उस मंजिल में दाखिल हो गया जहां सूझबूझ बेपनाह बढ़ जाती है। डॉक्टर जरी और उसकी माँ दोनों ही उसकी निगाह में इंतहाई पुरस्रार शख्सियतें थी। बारहा दिल में ख्याल आया कि मालूमात हासिल करे कि आखिर वो कौन है। जिंदगी के दूसरे शोबे भी थे और जिंदगी की वो तमाम जरूरतें भी जो उम्र की देन होती हैं, और उम्र की उस देन में फरहीन उसकी जिंदगी में शामिल हुई। एक भोली भाली सी कामनी लड़की जो हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी। बहुत ही खुशगवार शख्सियत के मालिक। एक बार गुफ्तगू हो जाए तो बार बार बात करने को जी चाहे। फरहीन उस शहर में रहती थी जहां हारून तालीम हासिल करता था। दोनों के दरमियान यगानगत बढ़ी और इसके बाद फरहीन हारून को अपने घर ले गई। बहुत ही बोल्ड लड़की थी। उसने हारून को अपने वालिदैन से मिलाया और शहरोज ने पुरतफाक अंदाज में हारून का खैर मकदम किया। हारून की शख्सियत एक निगाह में उसके दिल को भा गई। डैडी, ये हारून है, मेरे कॉलेज के साथी। मैंने आपसे इनका तज़किरा किया था ना? हाँ बिल्कुल। भला इस अंदाज में तारुफ कराने की क्या जरूरत है? हारून तो खुद अपना तारुफ है। हारून, अपने डैडी के बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, वो मेरी मम्मी है। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। असल में फरहीन से आपके इतने तज़किरे सुने हैं कि आप लोग यकीन कीजिए कि मैंने आपकी सूरतें तक अपने आंखों में बसा ली हैं। हारून मियाँ, मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है? तजारत की तरफ माइल है ज़हन। अम्मी और आंटी का कहना है कि वो मुझे ताजिर बनाएंगी। बहुत समझदार खवातीन हैं आपकी मम्मी और आंटी। इसमें कोई शक नहीं कि मुलाजमत किसी पैमाने पर कर ली जाए मुलाजमत ही होती है, जबकि तजारत में इंसानी जिंदगी के लिए इतने मौके होते हैं कि कहीं उसके रास्ते नहीं रुकते। बड़ी अच्छी बात है। आपके डैडी क्या करते हैं? डैडी लापता हैं? क्या मतलब?
जनाब, कोई हादसा मालूम होता है। असल में कुछ अजीब सूरत हाल है। मेरी परवरिश का निंदगान मेरी मम्मी और आंटी हैं। यूं लगता है जैसे उन्होंने मेरी परवरिश के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं किया। डैडी का नाम इतना पुरस्कार रखा गया है कि आज तक कुछ पता नहीं चल सका। बारहा दिल चाहा कि इस बारे में उनसे मालूमात हासिल करूं, लेकिन आप यकीन करें मेरी जुबान पर ताला लग जाता है उस वक्त जब मैं उनके बारे में पूछता हूं। हादसा? शहरोज ने अजीब से लहजे में कहा। जी हाँ, मेरी मम्मी, आप यकीन करें कि एक बहुत अच्छी खातून है, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उनकी कोई लग़्ज़िश हूँ या उनका गुनाह हूँ। यकीनन कोई ऐसी बात है जो आज तक मुझे बताई नहीं गई। असल में जनाब, मुआशरे में मुझ जैसे शख्स का मामला बड़ा उलझा हुआ होता है। एक दो बार फरहीन से भी इस बारे में गुफ्तगू हुई है और मैंने फरहीन से खुलकर कहा है कि फरहीन, कहीं ऐसा न हो कि मैं मुआशरे की नापसंदीदा शख्सियत करार पाऊं और दुनिया से मेरा राब्ता टूट जाए। लेकिन जनाब, जो हकीकतें हैं उनसे गुरेज नहीं किया जा सकता। शहरोज हैरान रह गया। इतने साफ अल्फाज में अपने बारे में बयान कर देने वाला नौजवान अंदर से किस कदर शफाफ है, इसका अंदाजा उसकी गुफ्तगू से होता था। दुनिया के सामने अगर वो ये अल्फाज कहता तो लोग उसे ताज्जुब की निगाहों से देखते, लेकिन कोई साहिबे दिल इस बात की हकीकत की गहराइयों को छान सकता था और शहरोज उन्हीं लोगों में से था। उसने हारून को देखते हुए कहा, बेटे, बात बहुत अजीब है। समाज के बनाए हुए बहुत से कवानीन मेरे ज़हन में बड़ा इस्तराब पैदा करते हैं। मसलन एक ऐसा नौजवान जिसकी अपनी शख्सियत बड़ी मुस्तहकम हो, वो सच बोलना जानता हो, उसका किरदार बेदाग हो, लेकिन बाद में ये पता चले कि वो किसी हादसे की बिना पर दुनिया में आया जो समाज में जुर्म या समाज की निगाहों में उसका एक गंदा मुकाम है, तो आज तक मुझे कोई ये बताने में नाकाम रहा है कि उस नौजवान का इस हादसे में कितना हाथ होता है। खैर हारून, मैं जरा मुख्तलिफ किस्म का इंसान हूँ। सुनो, खुदा न खास्ता तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई ऐसा हादसा है तो तुम यकीन करो कि मैं तुम्हें इससे कतई तौर पर बरियो जिम्मा करार दूंगा। बेटे, इन अल्फाज को याद रखना। हारून सिहर ज़दा रह गया। शहरोज के इन जुमलों ने उसके दिल में शहरोज के लिए एक अनोखा मुकाम पैदा कर दिया। उसने आहिस्ता से कहा, जनाब, कोई कसम तो नहीं खाऊंगा मैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन शायद ये अल्फाज मेरी ज़िंदगी की इंतहा तक मेरे जहन में वो रास्ते खोलने का बायस बन गई हैं जिनके तहत अगर कोई गुमनाम नौजवान मुझ तक पहुंचा या कोई लड़की मेरे करीब आई तो मैं उससे इज्जत का वही मुकाम दूंगा जो आम इंसानों का होता है। हारून के जाने के बाद शहरोज ने कहा, वो एक आइडियल नौजवान है फरहीन, और यकीन करो कि मुझे बेहद पसंद है। उस जैसी शख्सियत के लिए उसकी ज़ात की हर कमी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। फरहीन बाप के इन अल्फाज से सरशार हो गई। बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला था उसे, बहुत ही अच्छे लोगों का। बहरहाल हारून भी बहुत ही मुतासिर हुआ। फरहीन ने जब उसे अपने बाप के ख्यालात के बारे में बताया तो हारून ने कहा, फरहीन, काबिल कदर हो तुम कि एक इतने अजीम घराने में पैदा हुई हो। मामलात चलते रहे। हारून के जहन में एक कुरीद सी थी। हो सकता है कि वाकई कोई ऐसी बात हो जो उन लोगों के लिए नाकाबिले बयान हो जिनका नाम जनी और नाजिश था। लेकिन इस बार जब वो घर आया तो उसने इंतहाई संजीदगी से डॉक्टर जनी से कहा, आंटी, आप लोगों के लिए मेरे दिल में क्या मुकाम है ना उसके बयान करने की ज़रूरत है, और बयान करके मैं आपको या आपकी शख्सियत को हल्का नहीं करना चाहता। आप मेरे लिए जो कुछ भी हैं अब मैं उसका तज्जिया करना जानता हूँ। मेरी उम्र अब 22 साल में है और अब मेरा जहन इस कदर नापुख्ता नहीं रहा कि मैं अपने और आपके बारे में ना सोच सकूं। देखिए आंटी, देखिए मम्मी, बात कुछ भी नहीं। हर इंसान को अपने बारे में जानने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि इसके बाद उसके अपने मुस्तकबिल का आगाज होता है। मैं आप लोगों से अपने बारे में सिर्फ ये बात मालूम करना चाहता हूँ। अगर आपके जहन में ये तस्वुर है कि ये मामलात मुझे किसी जज्बाती हिजान में मुब्तला कर देंगे तो पहले सुन लीजिए कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ठोस शख्सियत का इंसान हूँ। हकीकतों की गहराइयों तक पहुँचना जानता हूँ। इंसान से हर कमजोरी सरजद हो सकती है, क्योंकि वो इंतहाई कमजोर शख्सियत का मालिक है। मम्मी, आंटी, अगर वो कमजोरी ज़रूरत समझकर खुद पर मुसल्लत कर ली जाए तो सही मायनों में उस वक्त वो गुनाह होती है। लेकिन अगर कोई मजबूरी, कोई ऐसा वाकया जो इंसान के अपने बस में ना हो, किसी शक्ल में रूनमा हो जाता है तो खुदा की कसम मैं उसे सिर्फ एक हादसा समझता हूँ और शायद मैं इस पर बिल्कुल तवज्जो ना दे सकूँ। मेरा ख्याल है मैंने अपने एहसासात को वाज़ेह अल्फाज में आपके सामने बयान कर दिया है। अब भी अगर आप लोगों को अपना माफियल ज़मीर समझाने में नाकाम रहा हूँ तो इसे अपनी बदकिस्मती के अलावा कुछ नहीं कह सकता। नाजिश ने डॉक्टर मारूख की जानिब देखा और डॉक्टर मारूख ने उसे। चंद लम्हों के लिए दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी कैफियत छाई रही। इसके बाद डॉक्टर मारूख ने कहा, मैं तस्लीम करती हूँ हारून कि अब वाकई वो वक्त आ गया है कि जब हम तुम्हें तुम्हारी कहानी सुना दें, क्योंकि इसके साथ साथ ही तुम्हें वो अहम फरीज़ा अंजाम देना है जिसे अपने दिल में रखकर हमने इतनी तवील जिंदगी इंतजार किया है। फैसला करने का हक तुम्हें हासिल है हारून, मुकम्मल तौर पर तुम्हें। लेकिन एक बार सुन लेना, हमने जो फैसला तुम्हारी ज़ात से मंसूब करके किया है बेहतर होगा कि हम उसी पर अमल करें।
लेकिन अगर तुम किसी तौर से उससे मुनहरिफ हो गए तो ये मत समझना कि हमारे और तुम्हारे ताल्लुक में कोई कमी आ जाएगी। लेकिन इस बात को ज़हन में रखना कि हमें करना वही है जो हमने सोचा है। ये अलग बात है कि तुम्हारा ताबुन हासिल नहीं हुआ तो हम अपने तौर पर कोई और मंसूबा बनाएंगे। इंसान जिंदगी में जुआ खेलता है और हारता रहता है, जीतता भी है, लेकिन हारने के बाद जीतने के लिए जिद्दोजहद करना ही उसके जज्बों की सच्चाई का इजहार होता है। और हम अपने जज्बों को सच्चा करने में अपनी आखिरी कोशिश भी सर्फ कर देंगे। मैं तुम्हें सारी तफसील बताती हूँ और इसके बाद तुम्हें भी दो टोक फैसला करना होगा। हारून खामोशी से डॉक्टर मारूक की सूरत देख रहा था। तब डॉक्टर मारूक ने कहानी उस रात से शुरू की जब उसे अपने घर के लिए रवाना होना था। उमंगों और आरजुओं के दामन में सफर करते हुए और इसके बाद कहानी इख्तिताम करते हुए उसने कहा, डॉक्टर फराज से मेरा राब्ता है। डॉक्टर फराज मुझे उस शैतान के बारे में मुसलसल तफसील बताते रहे हैं। उसे सजाएं मिल रही हैं, लेकिन वो बदबख्त इस कदर बेहिस और बदतरीन फितरत का मालिक है कि उन सजाओं को वो खाते में ही नहीं ला रहा। 2 जवान बेटे हलाक हो चुके हैं उसके, और डॉक्टर फराज का तज्जिया है जो उनके बारे में मशहूर किया गया है वो गलत है। उनकी मौत इंतहाई पुरस्रार और अचानक है, और इस पर नवाब इरफान की खामोशी इस बात का मजहर है कि उसने अपने बेटों की मौत की असल हकीकत को छुपाने की कोशिश की है। जाहिर है जैसा बाप वैसे बेटे, यकीनन उन अमवात का ताल्लुक किसी की बर्बादी से होगा। डॉक्टर मारूक ने हारून का चेहरा देखा जो स्पार्ट, खामोश और पुरसकून था। इरफान की हवेली में डॉक्टर फैजान इरफान के सामने बैठा हुआ था। उसने कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी नफ्सियाती गिरा खोलने में कामयाब हो गया हूँ। हकीकत यह है मेरे दोस्त कि जिंदगी जब तक वफा करे इंसान को जिंदगी से पूरी तरह लुत्फअंदोज होना चाहिए। यार मगर सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए किसी लड़की का इंतखाब कौन करेगा? मैं। डॉक्टर फैजान ने सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम? हाँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तुमसे इसकी तवक्को भी रखता हूँ। लेकिन एक बात सुनो, लड़की के बारे में कोई तसव्वुर है तुम्हारे जहन में? हाँ है। क्या? तुम्हारी उमंगों और आरजुओं के मुताबिक असल में तुम नहीं जानते मेरे ताल्लुकात एक शख्स ही हैं। नाम है मंसूर, कारोबार बहुत शानदार है, और यूं समझ लो कि लड़की भी शोला जवाला है। बाली सी उमरिया, पतली सी कमरिया, हसीन नाजुक अंदाम, जिंदगी की लताफतों से भरपूर, चेहरे पर खेलती शफक, आंखों में मुस्कुराती हुई चमक। बस यूं समझ लो कि देखोगे तो सरशार हो जाओगे। नवाब इरफान की आंखों में फिर वही पुरहवस चमक लहराई। इसके बाद उसने किसी कदर अफसुर्दगी से कहा, ये सारी कहानी तो तुमने सुना दी। सवाल ये पैदा होता है क्या? ये सवाल जो पैदा होता है ना, उसे डॉक्टर फैजान पर छोड़ दो। बस मसला तय करना मेरा काम है और मसले को खूबसूरती से आगे बढ़ाना है तुम्हारा। तो फिर तुम समझ लो कि इस ड्रामे के डायरेक्टर तुम होगे। दिलो जान से मंजूर है, बहुत जल्द मुलाकात करा दूंगा तुम्हारी। अरे हाँ, यूँ लगता है कि तकदीर कुछ बेहतरी की तरफ माइल है। एक प्रॉपर्टी डीलर है जिससे मैंने सफ़ेद महल को फरोख्त करने की बात की थी, उसने कोई गाहक भी पैदा कर लिया है। नवाब इरफान ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखकर कहा, शायद आने ही वाला हो। कौन है? जाहिर है ये तो प्रॉपर्टी डीलर नहीं बता सकता, इंतजार कर लो, तुम्हारे सामने ही ये मसला तय हो जाए। असल में मेरे ज़हन पर सफ़ेद महल का नफ्सियाती असर है जिसे दूर करना वाकई आसान काम नहीं होगा। सफ़ेद महल की कहानी मेरी ज़िंदगी से दूर निकल जाए तो यूं समझ लो कि ज़िंदगी के नए दौर का आगाज़ हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छी खबर है। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं भी इस बात की तस्दीक करता हूँ कि अगर सफ़ेद महल का खेल ख़त्म हो जाए तो फिर वह तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाएगा और तुम ज़्यादा बेहतर और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकोगे। बाहर से किसी मुलाजिम ने कुछ मुलाकातियों के आने की इतला दी तो नवाब इरफान अली ने कहा, वही लोग होंगे। इसके बाद डॉक्टर फैजान और नवाब इरफान अली ने जिन दो शख्सियतों का इस्तकबाल किया उनमें से एक को देखकर तो नवाब इरफान अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, तीखे नकूश, बुलंदो बाला कद। ना जाने उसके चेहरे पर क्या चीज थी कि उसे देखकर नवाब इरफान खोसा गया। आने वालों में से एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसने अपनी पेशा वराना गुफ्तगू का आगाज फौरन कर दिया। कहने लगा, हजूर नवाब साहिब, इतना तो मैं जानता हूँ कि हजूरे वाला को भला किसी चीज को फरोख्त करने से क्या दिलचस्पी हो सकती है। ये आपका नहीं मेरा मामला है, जाहिर है आप ही के रहमो करम पर जीते हैं। ये हारून साहब कौन है, क्या करते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन सफेद महल को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। नवाब इरफान चौंक सा पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तशरीफ रखिए आप। शुक्रिया। हारून सामने बैठ गया। हारून साहब, सफेद महल देख लिया है आपने? जी, जवाद साहब ने मुझे वो हसीन इमारत दिखाई है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि उसके खरीदने में आपका क्या जज्बा और क्या तसव्वुर है। असल में कहानी जरा तवील हो जाती है। आप चंद अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि मुझे कदीम इमारतों का शौक है और मैं ऐसी इमारतों से बेपनाह दिलचस्पी रखता हूँ।
सफेद महल देखने के बाद, बल्कि यूं समझे कि एक बार मेरा उधर से गुजर हुआ तो मैंने उसे देखा और मेरे दिल में यह आरजू पैदा हो गई कि इस इमारत को खरीदना चाहिए। अगर ये अपनी मलकियत हो तो मैं इसमें नुमाया तब्दीलियां पैदा करूं। बस मैंने खोज शुरू कर दी और आखिरकार जवाद साहब के जरिए आपका पता मालूम हो गया। असल में बहुत कदीम इमारत है, हमारी जद्दी पुश्ती समझ लीजिए, लेकिन अब हमारे लिए ये बेमकसद और बेमतलब हो गई है, बेकार पड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि किसी साहिब नज़र के हाथ फरोख्त कर दूं जो इसकी असलियत को जानता हो। बराहे करम मुझे इसकी मुनासिब कीमत बता दीजिएगा। आप खुद इसकी कीमत लगाइए और बात खत्म कर दीजिए। नहीं जनाब, आपकी मलकियत है। मैंने कहा ना, शायद आपको मेरे नाम से मुकम्मल वाकफियत ना हो। थोड़े बहुत कम पैसे या ज्यादा पैसे मेरे लिए अहमियत नहीं रखते, बस दिल में जो ठान ली सो ठान ली। फिर भाई फैजान, तुम फैसला कर दो, मुझे तो हर कीमत मंजूर है। और इसके बाद एक कीमत का तस्वुर हुआ और हारून ने बगैर किसी झिझक के इसे मंजूर कर लिया। वेरी गुड। तो फिर ऐसा करो, जवाद साहब के उसके तमाम कागजात तैयार करा दो और इमारत की पोजीशन इन्हें दे दो। लेन देन के मसले को भी हारून साहब की पसंद के मुताबिक ही तय कर लिया जाए। बहुत बेहतर जनाब, इजाजत दीजिए, हारून ने खड़े होते हुए कहा। बैठो, कुछ खाओ पियो, खुशी होगी मुझे, नवाब इरफान ने कहा। इत्मीनान से, बल्कि मैं खुद आपको सफेद महल के हसूल की खुशी में दावत दूंगा और उस वक्त आप वादा कीजिए कि आप जरूर शिरकत करेंगे। जरूर, हम वादा करते हैं, नवाब इरफान अली ने शाहाना लहजे में कहा। और इसके बाद हारून उनसे इजाजत लेकर उठ गया। नवाब इरफान खोई खोई निगाहों से उसे देखता रहा। फैजान पर भी एक अजीब सी कैफियत तारी थी। फिर दोनों चौंके और फैजान ने कहा, क्या दिलकश शख्सियत का नौजवान था? लड़कियों के दिलों को तो ये इस तरह अपनी मुट्ठी में ले लेता होगा कि लड़कियां सोच भी ना पाती होंगी, इसमें कोई शक नहीं। इसने मेरे दिल पर भी एक अजीब सा असर छोड़ा है। वाकई कुछ शख्सियतें कुदरत अपने हाथ से तश्कील देती है, लेकिन तुम किसी शख्स से बहुत कम मुतासिर हुए हो। यही तो कहने वाला था फैजान, जिंदगी में वाकई बहुत कम किसी से मुतासिर हुआ हूँ जितना इस नौजवान से। यकीन करो, अगर सफेद महल की कीमत के तौर पर मुझे एक पैसा भी ना देता तो मैं सफेद महल को उसकी मलकियत बनाए बगैर न रहता। क्या बात है, नवाबों वाली बात है भाई। अब हम क्या कह सकते हैं, फैजान ने कहा और खुद ब खुद हंसने लगा। लेकिन नवाब इरफान के होंठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। ना जाने क्यों यह नौजवान उसके दिल को अपनी जानिब खींच रहा था। फैजान चला गया, बहुत से एहसासात छोड़ गया। एक बार फिर जिंदगी में एक हसीन तस्वुर बेदार हो गया। एक ऐसा तस्वुर जो हुस्न जमाल के दिलकश पेराहन से आरास्ता था। यूं तो जिंदगी में लातादाद नशेब फराज आती हैं, लेकिन आगे बढ़ता हुआ वक्त और भी बहुत से एहसासात जगाता है और नवाब इरफान भी उन एहसासात की गिरफ्त में आ गया। डॉक्टर जरी के होंठों पर पुरस्रार मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने चमकदार निगाहों से हारून को देखा और बोली, तुम बजाते खुद उसे मिले थे? हाँ आंटी। कैसा नजर आ रहा था वो? बस जैसे दौलतमंद लोग हुआ करते हैं। एक और शख्स भी उसके पास मौजूद था जिससे शायद वो फैजान के नाम से मुखातिब कर रहा था। तुम्हारे साथ रवैया कैसा रहा? रवैया तो बहुत अच्छा था। अच्छी दिलचस्पी से उसने मुझसे गुफ्तगू की। ठीक है हारून, फिर यूं करो कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके सफेद महल की खरीदारी के मामलात तय कर लो। जिंदगी इंसान को बहुत कम मौका देती है, हो सकता है कि जिंदगी मुझे इतना मौका अता ना करे। आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? नहीं, एक हकीकत बयान कर रही हूँ। वैसे तो इंसान कभी अपनी मौत के बारे में इस अंदाज से नहीं सोचता, लेकिन जब कोई देरीना आरजू तकमील की मंजिल में पहुंच रही होती है तो खदशात उसे घेर लेती हैं। शायद यही तस्वुर मेरे इस एहसास की वजह है। आंटी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मौत कोई गैर फितरी चीज़ है, लेकिन हमें हर तरह के हालात का सामना पामर्दी से करना चाहिए। किसी भी मसले पर या किसी भी मरहले पर अपने दिल में बुरे ख्यालात को जगह देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता। अच्छा जनाब, अब हमें नसीहत ना कीजिएगा आप। हमने जो कहा है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आपको कोई एतराज़ हो। मैं एतराज़ नहीं कर रहा आंटी। ठीक है, मैं इस सिलसिले को ज़रा तेज़ कर देता हूँ। मामलात चलते रहे और सफ़ेद महल फ़रोख्त हो गया। अब उसे हारून की तहवील में दे दिया गया। हारून ने वो तमाम कागजात डॉक्टर जरी के सामने रखे और डॉक्टर जरी जहरीली निगाहों से उसे देखने लगी। फिर उसने हारून से कहा, और अब तमाम मामलात छोड़कर हमें सफ़ेद महल की तरतीब करना होगी। तुम्हें सबसे पहला काम ये करना है कि सफ़ेद महल के आसपास और उसके अतराफ में जो लोग बिखरे हुए हैं उनसे वो जगह खाली करवा लो। हो जाएगी आंटी? तो फिर ये काम करो और मुझे इसके बारे में इतला दो। हारून मसरूफ हो गया। सफ़ेद महल तो खाली था। हारून ने नवाब इरफान को पेशकश की थी कि उसमें से जो कुछ निकालना चाहे निकाल सकता है। बहुत सा कीमती फर्नीचर जो निहायत आला दर्जे का था वहाँ मौजूद था। ऐसे बहुत से डेकोरेशन है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, वो भी वहाँ मौजूद थे। हारून ने नवाब इरफान से मुलाकात करके ये पेशकश की तो नवाब इरफान मुस्कुरा कर बोला, तुमने एक नवाब से सफ़ेद महल का सौदा किया है, किसी बनिया से नहीं। मैं समझा नहीं जनाब, उसमें जो कुछ है वो अब तुम्हारा है,
लेकिन मैंने उसका जायजा लिया है, वहाँ तो बहुत सी कीमती अशिया मौजूद हैं। मैंने कहा ना, मैं उनमें से कुछ नहीं लेना चाहता। आप फिर भी यूं करें, एक निगाह उसे देख लें। नहीं बेटा, मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहता। क्या मतलब? बस जो चीज़ अपनी ना रहे उससे लगाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन जनाब, आपने वादा किया है कि जब हम सफ़ेद महल में मुंतकिल होंगे तो आप हमारी तकरीब में शरीक होंगे। हाँ, मैं इससे गुरेज नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। वैसे हारून मियाँ, आपसे बहुत सी ऐसी ज़ाती बातें करने को जी जाता है जो होंगी तो अजीब ही, लेकिन बस दिल ही तो है। मसलन जनाब, मैं तुम्हारा ख़ानदानी पस मंज़र जानना चाहता हूँ। हारून के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसके लिए मुनासिब वक्त आने दीजिए। मुनासिब वक्त? जी हाँ, जाहिर है आपसे ताल्लुकात तो मुनक़ता नहीं हो जाएंगे। फिर आप जैसी अजीम शख्सियतों की कुर्बत तो वैसे भी दिल को फरहत बख्शती है। कौन कौन है तुम्हारे साथ हारून? मैंने अर्ज़ किया ना, मेरी मम्मी है, आंटी हैं, बस यही समझ लीजिए आप। और क्या करते हैं ये तमाम लोग? हारून फिर मुस्कुरा दिया और बोला, ये बात पहले भी हो चुकी है कि तफसीलात फिर किसी मुनासिब वक्त पर। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि एक निगाह उस पर डालकर आप वहाँ से जो कुछ निकलवाना चाहें निकलवा लें। उसके अतराफ में झाड़ियाँ वगैरह हैं, कुछ झोंपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें कुछ लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ वहाँ से साफ हो जाए। जो लोग वहाँ रहते हैं तुम चाहो तो उन्हें वहीं रहने दो। सफ़ेद महल के बारे में वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मेरे कदीम मुलाजमीन हैं। हो सकता है तुम्हें कभी ऐसी ज़रूरियात पेश आ जाए जिससे वो लोग तुम्हारी मदद कर सकें। नहीं जनाब, दरअसल मेरा भी कुछ तरीकाकार है। जब किसी चीज़ को मैं अपनी मलकियत तसव्वुर करता हूँ तो फिर ये चाहता हूँ कि वहाँ की एक शय भी ऐसी ना हो जो मेरी मलकियत ना हो। कुछ ज़िद्दी लगते हो। खैर, जाहिर है अब तो सब कुछ हो चुका है, मैं उसकी कीमत वसूल कर चुका हूँ। चुनाचे ये सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा। हाँ, मैं ये बात फिर से अर्ज कर दूं कि तुम्हें वहाँ कोई चीज़ नागवार गुजरती हो तो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ बड़ा सा स्टोर बनवाओ और वो तमाम चीज़ें जो तुम्हें नापसंद हो वहाँ से हटवा दो और स्टोर में डलवा दो। अब मैं उसमें से कुछ नहीं लेना चाहता। हारून हंसने लगा। फिर उसने कहा, आप भी अजीब हैं जनाब। क्या कहा? सॉरी, मेरा ख्याल है मैं कुछ गलत कह गया। नहीं, तुम्हारे इस जुमले में एक अजीब सी मोहब्बत थी। मैं आपका एहतराम तो करता हूँ, हारून ने कहा। काश ऐसा हो सके कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ताल्लुकात वसी से वसीतर होते चले जाएं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी जनाब। अगर आप मुझे अपने आप से मुलाकात करने की इजाज़त देंगे तो मैं आपसे मिलता रहूँगा। हाँ बेटा, अगर मुमकिन हो तो मुझसे मिलते रहा करो। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों दिल को सुकून का एक एहसास सा होता है। नवाब इरफान अली को खुद भी अपने अल्फाज पर हैरत थी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी के लिए अल्फाज अदा किए। हारून वहाँ मसरूफ़ अमल रहा। बहुत से मजदूर लगा दिए गए और सफ़ेद महल की तज़ीनें नौ होती रही। नवाब इरफान या कोई दूसरा शख्स सफ़ेद महल के कुर्बो जवार में मौजूद नहीं था। फिर एक रात जरी ने हारून को साथ लिया और नाजिश को भी असरार करके साथ ले लिया, और इसके बाद वो सफ़ेद महल रवाना हो गई। नाजिश के चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी और खुद डॉक्टर जरी पता नहीं किन कैफियत से दो चार थी। वैसे तो आम रास्ते भूले भी जा सकते हैं, लेकिन जिन रास्तों पर जिंदगी का पीछा लम्हा लम्हा मौत ने किया हो, उन रास्तों की कहानी को आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। एक याद, एक तसव्वुर उन रास्तों से वाबस्ता थी, और डॉक्टर जरी उन रास्तों को अच्छी तरह से पहचान रही थी। तब वो सफ़ेद महल पहुंच गए। डॉक्टर जरी ने खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देखा। नाजिश की जो कैफियत थी वो बस उसका दिल ही जानता था। उसका बदन कांप रहा था। डॉक्टर जरी ने आहिस्ता से कहा, नाजिश जी डॉक्टर साहिबा, तुम मेरे साथ हो, मुझे अंदाज़ा है, और उस वक्त से हो जब मैंने तुम्हारी पहली बार मदद की थी। डॉक्टर खुदारा उन लम्हात का जिक्र ना कीजिए। नहीं, मैं उन लम्हात का जिक्र ज़रूर करूंगी। क्यों डॉक्टर साहिबा? नाजिश अजीब से लहजे में बोली। इसलिए कि अब वक्त आ गया है जब हम माहौल पर हुक्मरान हैं। और दूर से हारून आता देखा और जरी खामोश हो गई। वैसे आंटी, इसमें शक नहीं कि इस इमारत में रहते हुए हम अजीब सी कैफियत महसूस करेंगे। जरी ने मुस्कुराती निगाहों से हारून को देखा और बोली, क्या तुम इस इमारत में रहना पसंद करोगे? अगर आपकी इजाज़त हुई आंटी तो। नहीं हारून, ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। मैं तो बस अपना एक तसव्वुर पूरा करना चाहती हूँ जो मैंने उस आलम में किया था जब मैं उस तसव्वुर को अमली जामा पहनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानता हूँ आंटी, हारून ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। हारून, बाकी बातें बाद में होंगी। आओ पहले हम ये तय कर लें कि यहाँ हमें क्या क्या तब्दीलियाँ करवानी है। मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए ये दिलचस्प मशगला होगा। इसमें कोई शक नहीं है आंटी कि ये मशगला दिलचस्प है, और जो कुछ मेरे कानों में पहुँच चुका है आपके ज़रिए, उसके बाद मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम अपने उस मकसद की तकमील करें। लेकिन आंटी, कैसी ताज्जुब की बात है, एक ऐसी ख्वाहिश की तकमील के लिए जो सिर्फ मेरे दिल में एक पुरतासुर जज्बा रखती है। हमने कितने बड़े अखराजात अदा किए हैं। देखो हारून, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है।
और अगर कोई इंसान बेमकसद जिंदगी गुजार रहा हो तो उससे ज्यादा मजलूम शख्सियत मेरी निगाह में और कोई नहीं। लेकिन आंटी, ऐसा भी तो होता है कि लातादाद अफराद अपनी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं कर पाते। लातादाद क्या, बल्कि यूं समझ लो उनकी तादाद हद से ज्यादा होती है। लेकिन तकदीर अगर किसी एक शख्स को उसकी पूरी जिंदगी की आरजू की तकमील का मौका दे दे तो मैं समझती हूँ कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान होता है। और हारून, मैं इस दुनिया की खुश नसीब इंसान हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में शदीद तरीन जिद्दोजहद करके ये मुकाम हासिल किया है। आंटी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। तो फिर सुनो, जो कुछ मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हें सरंजाम देना है। जी आंटी। और आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और आखिरी बार उस वक्त आऊंगी जब हम सफेद महल में दुनिया के सामने अपनी रिहाइश का इफ्तिताह करेंगे। जी आंटी। और फिर वो काफी देर तक मुख्तलिफ कमरों में घूमते रहे। नाजिश इस दौरान बिल्कुल ही खामोश थी। ना जाने क्यों उसके दिल पर खौफ और दहशत के साए लर्ज़ां थे और इसके साथ साथ उसकी आंखों में आंसुओं की नमी भी थी। डॉक्टर जरी ने 2-3 बार उसका चेहरा देखा। वो जानती थी कि नाजिश के साथ क्या हुआ है और उसके दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन उसने नाजिश को तसल्ली देते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा, नाजिश, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती मैं तुमसे कि जो कह चुकी हूँ। बराहे करम अपने आप को संभालो, हमें हिम्मत से अपने मकसद की तकमील करना है। फिर इसके बाद हारून को तमाम हदायत देकर ये लोग वहां से चल पड़े। हारून तो अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन डॉक्टर जरी बहुत देर तक नाजिश को समझाती रही। नाजिश ने ठंडी सांस लेकर कहा, आपको खुद पता है डॉक्टर साहिबा, आपको मेरी जहनी कैफियत का पता है। काश। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन बराहे करम मेरा साथ दो नाजिश। इसमें तुम्हारी थोड़ी सी गलती भी थी, मुझे मुआफ करना। मैं उस वाक़े को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन क्या किया जाए, तुम्हें समझाने के लिए करना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। उस वक्त मैं तो बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर एक ऐसी मुसीबत का शिकार हो गई नाजिश, जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मुझसे सब कुछ छिन गया, बहुत कुछ छिन गया मुझसे। मैं गलत तो नहीं कह रही? जी, आप ठीक कह रही हैं। ओके नाजिश, देखो अब अपने आप को संभाले रखो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी इस बुजदिली से मैं भी टूट जाऊं। नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा नहीं होगा, नाजिश ने पूरे एतमाद लहजे में कहा और जरी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आखिरकार वह तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल हो गईं जो सफेद महल में हारून को करानी थी। हारून ने डॉक्टर जरी को इस बारे में तफसीलात बताई तो उसने कहा, ठीक है हारून, अब अपनी पसंद का कोई दिन मुकर्रर कर लो ताकि मैं इस मसले को आखिरी मरहले में दाखिल कर लूं। यह भी आप ही की पसंद पर होगा आंटी। मुश्तरका तौर पर एक दिन मुकर्रर किया गया और फिर डॉक्टर जरी ने कहा, हारून, अब हमें चंद मखसूस लोगों को इस तकरीब में शिरकत की दावत देनी है। मैंने इस दौरान उनके बारे में मालूमात मुकम्मल कर रखी हैं और मैं तुम्हें उसकी तफसीलात भी बता रही हूँ। बराहे करम नोट कर लो। जी आंटी। इस सिलसिले में जो पहली शख्सियत है वो डॉक्टर फराज की है। डॉक्टर फराज शहर में अपना क्लिनिक करती हैं और वहाँ की बहुत मशहूर शख्सियत हैं। तुम उन्हें यह दावतनामा दोगे और इस बात पर आमादा करोगे कि वो जरूर वहाँ पहुँचे। ठीक है। दूसरे शहरोज साहिब हैं। डॉक्टर जरी ने शहरोज के बारे में तफसीलात बताई तो हारून हैरान रह गया। आंटी, आप उन्हें जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह, वो भी मुझे जानती हैं। क्या डॉक्टर मारूख की हैसियत से? हाँ, लेकिन सॉरी हारून, तुम डॉक्टर मारूख का तस्वुर तक जहन में नहीं लाओगे। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि शहरोज साहिब को किस तरह उस दावत में शिरकत के लिए मजबूर कर सकते हो। आंटी, कैसा अजीब इत्तेफाक है। क्या शायद मैं आपसे तज़किरा तो कर चुका हूँ या शायद नहीं कर सका, ये बात मेरे जहन में नहीं है। शहरोज साहिब को मैं बजाते खुद अच्छी तरह से जानता हूँ। असल में उनकी बेटी फरहीन मेरे साथ कॉलेज में तालीम हासिल करती है और हम दोनों के दरमियान बहुत दोस्ती है। उनकी मिसेज का नाम तो फिलहाल मुझे याद नहीं, अलबत्ता शहरोज साहिब बजाते खुद एक इंतहाई नफीस इंसान है। डॉक्टर मारूख की आंखों में अजीब से तासुरात उभर आए, लेकिन वो अपने उन तासुरात को पी गई और उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हो सके तो फरहीन और उसकी वालदा को भी इस तकरीब में मदऊ कर लेना। आंटी, बाकी बातें बाद में होंगी। उस दिन मैंने आपसे अपने बारे में पूछा था, उसका एक पस मंजर था। क्या पस मंजर था वो भी आपको नहीं बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसके बारे में मुझसे पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी तरबियत, आपकी परवरिश के थोड़े से असरात मेरी शख्सियत पर भी मुरतब हुए हैं। यानी थोड़ी सी जिद किसी मसले में मैं भी कर सकता हूँ। मारूख के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे तुम्हारी शख्सियत छीनने की कोशिश नहीं करूंगी। इसके अलावा आंटी, इसके अलावा एसपी जफर अली, ये इस वक्त फारूकाबाद में मुतय्यन है। एसपी जफर अली से रब्ता करके तुम उन्हें यहाँ तक पहुँचने की दावत जरूर दोगे। ये समझ लो कि उन लोगों को आमादा करना तुम्हारा काम है। ठीक है आंटी, आप इस सिलसिले में मुझ पर एतमाद करें। तो फिर मुकर्ररा दिन के लिए इन तमाम हजरात को दावतनामे पहुंचा दो। और ये बात तो कहने की जरूरत नहीं कि इस सिलसिले में सबसे अहम शख्सियत नवाब इरफान की है। जी आंटी, आप मुतमईन रहें। आखिरकार हारून ने अपने काम का आगाज कर दिया
और फिर वो ड्रामा अपनी तकमील की आखिरी मंजिल तक पहुंच गया, जिसका आगाज ना जाने कब से हुआ था, एक इंतहाई तवील अरसा। कुछ लोगों ने इस ड्रामे की तकमील को अपनी जिंदगी दे दी और अब वो वक्त आ गया था जब ये ड्रामा स्टेज किया जाना था। बहुत अरसे के बाद नवाब इरफान सफ़ेद महल की तरफ जा रहा था। अपने दूसरे बेटे की मौत के बाद उसने सफ़ेद महल का रुख नहीं किया। उसके दिल पर हमेशा एक दहशत सवार रहती। सफ़ेद महल यकीनी तौर पर एक आसेब ज़दा इमारत थी और इस बात को नवाब इरफान अली के अलावा और कौन जान सकता था। अपनी शानदार पजारों में सफ़ेद महल की तरफ जाते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी तारी थी। फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल नहीं चाह रहा था तो क्या मुसीबत नाजिल हो रही थी तुम पर? सफ़ेद महल फरोख्त हो गया, तुम्हारा झगड़ा खत्म हो गया। इस कदर अखलाकियात बरतने के तुम इससे पहले तो आदी नहीं थे। अपनी दिली कैफियत का इजहार तुम पर कर चुका हूँ फैजान। दावत अगर वो नौजवान ना देता तो शायद मैं कभी भी कबूल ना करता, लेकिन उसकी शख्सियत में एक कशिश है कि मैं ना जाने क्यों उसके सामने बेबस हो जाता हूँ। यार बुरा ना मानना, ये तो बड़े कमाल की बात है। यानी तुमने अपने बेटों को खोने के बाद किसी कमजोरी का इजहार नहीं किया और एक अजनबी के सामने इस कदर कमजोर पड़ गए। हाँ, मैंने एतराफ़ किया है। तो फिर ड्राइवर से कहो कि पजारो वापस मोड़ ले। सफ़ेद महल हमारा जाना जरूरी नहीं। ख्वामखा किसी मुश्किल में पड़ने से क्या फ़ायदा? मुश्किल? नवाब इरफान ने सरसराती आवाज़ में कहा। तो और क्या? ज़हनी तौर पर इस कदर मुज़मिल हो रहे हो और इसके बावजूद वहां जाने पर आमादा हो? नहीं फैजान, जाना तो है, वादा कर लिया है। वो बुरा मानेगा तो फिर कम अज कम चेहरे पर खुशदिली तो पैदा करो। ये एहसास तो होने दो कि खुशदिली से किसी की खुशी में शरीक हो रहे हो। इसमें शक नहीं कि आज भी सफ़ेद महल में कदम रखते हुए मेरी रूह कांपती है। माजी इंसान के दिल और दिमाग से चिपका होता है, उसे भुलाना बेहद मुश्किल काम है। और फिर माजी भी वो जिसमें बहुत सी तल्ख यादें छुपी हुई हों, फैजान ने कहा। और नवाब इरफान अली एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। सफ़ेद महल के अतराफ की वीरानी आज भी उसी तरह थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि इस इमारत में जिंदगी मौजूद है। अगर यहाँ कोई रहने का फैसला कर लेता है तो या तो वो भी कोई आसेब है और या फिर कोई जी होश इंसान है, तो उसके होश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। झाड़ झनकार, दरख्त, लंबी लंबी घास, खुदरो पौधे, उनके दरमियान दौड़ते हुए जानवर, झाड़ियों में छुपे हुए हशरातुल अर्ज़, ये सफ़ेद महल के अतराफ की आबादी थी। अब तो वो झोंपड़ी भी नीस्तो नाबूद हो चुकी थी जिसमें नौमान बाबा रहता था। बहरहाल सबसे पहले शहरोज और उसकी बेगम और बेटी सफ़ेद महल पहुंचे। शहरोज की बेगम ने हैरानी से अतराफ में देखते हुए कहा, और वो लोग यहाँ रहने के ख्वाहिशमंद हैं? ये तो वाकई बड़ी अनोखी जगह है। किस कदर वीरानी बरस रही है यहाँ। हालांकि ये दरख्त, घास और परिंदे, झाड़ियों में दौड़ते जानवर जिंदगी रखते हैं, लेकिन यूं महसूस होता है जैसे इन पर कोई नहूसत तारी है। भाई मैं तो हारून को यहाँ रहने का मशवरा कभी नहीं दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई खानदान अगर इस हौलनाक हवेली में रहे तो आसिफ का मामला तो अपनी जगह, चोर डाकू लुटेरे के लिए इससे अच्छी जन्नत और कोई नहीं हो सकती। चंद दिनों में इसका सफाया कर देंगे और इंसानी जिंदगी को भी खतरा लाहिक होगा। हारून से बात करेंगे, मिसेज शहरोज ने इस लहजे में कहा कि फरहीन का चेहरा सुर्ख हो गया। वो जानती थी कि उसके माँ बाप उसी के हवाले से हारून के लिए बात कर रही हैं। असूली तौर पर वो अपनी बेटी को रुखसत करके उस घर में नहीं दे सकते। हवेली के अजीमो शान दरवाजे पर सिर्फ हारून था जो उन लोगों के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। खूबसूरत रंग के सूट में मलबूस, अपनी वजी शख्सियत के साथ देखने वालों के लिए इंतहाई पुरकशिश, उसने मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया और फिर आगे बढ़कर शहरोज से मुसाफिया करते हुए कहा, आप यकीन कीजिए अंकल, इस वक्त मैं आपसे शर्त लगाकर जीत गया हूँ। वाह, ये अपने आप से शर्त लगाना तो शायद बिल्कुल ही नई इस्तलाह है। जी हाँ, ना जाने क्यों मुझे ये यकीन था कि सबसे पहले मेहमान आप होंगे। मेहमान? मेरा ख्याल है मैं यहाँ मेजबान की हैसियत से आया हूँ, इसीलिए यहाँ सबसे पहले पहुँचा हूँ। वो तुम्हारी आंटी और मम्मा नजर नहीं आ रही? जी हाँ, तैयारियों में मसरूफ हैं, जरा देर में पहुँचेंगी। बल्कि अब तो मेरे लिए ये बाइसे खुशी है कि आप उनकी मेजबानी करेंगे। आइए फरहीन, आंटी आप भी आइए। और फिर हारून उन्हें लेकर सामने वसीओरीज बरामदे में पहुंच गया जहां बैठने के लिए बंदोबस्त किया गया था। मिसेस शहरोज ने चारों तरफ देखते हुए कहा, हारून ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। तुम तो कह रहे थे कि तुम इस हवेली का इफ्तिताह कर रहे हो। जी आंटी, मगर मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ तो तुमने मुरम्मत वगैरह भी नहीं करवाई। ये काई ज़्यादा दीवारें और ये बोसीदा दरोबाम, यहाँ तो यूं महसूस होता है कि यहाँ इंसानी कदम ही मुश्किल से पहुंचे होंगे। आंटी, इस सिलसिले में मेरा एक प्रोग्राम है जो बाद में आपके सामने पेश करूंगा, और हमारे कुछ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ गए हैं। आने वाली दूसरी शख्सियत जफर अली की थी। आज भी वर्दी में मलबूस थे, लेकिन मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। हारून ने कहा, अंकल जफर अली, आपकी आमद का दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ। वैसे वर्दी में आकर आपने हमें खौफजदा कर दिया। भाई, खौफजदा होने की जरूरत नहीं, ड्यूटी से आया हूँ और ड्यूटी पर वापस भी जाना है। तुमसे वादा पूरा करना जरूरी था।
हारून ने शहरोज की फैमिली से जफर अली का तारुफ कराया और फिर डॉक्टर फराज डॉक्टर नरगिस के साथ अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर नरगिस आज तक उनके साथ थी और दोनों मिलकर क्लिनिक चला रहे थे। उन दोनों का भी इस्तकबाल किया गया। क्या बात है नवाब साहब, कुछ तबीयत ठीक नहीं आपकी? जफर अली ने कहा। ओहो जफर अली भाई, वाह, तुम तो बड़े शानदार हो गए हो। सुना है एसपी लगे हुए हो। आजकल कहाँ पोस्टिंग है? नवाब इरफान अली ने कहा और खासी देर तक ये रस्मी गुफ्तगू जारी रही, जिसमें डॉक्टर साहब भी शरीक रहे। फिर नवाब इरफान अली ने हारून की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, भई हारून, ये क्या है? तुमने कोई इंतजाम वगैरह नहीं करवाया? वैसी की वैसी है ये इमारत, और तुम्हारे अहले खाना कहाँ है? आप ही का इंतजार था नवाब साहब, तशरीफ लाइए, हमने अंदर बंदोबस्त किया है। गोया और मेहमान नहीं आएंगे। अहम तरीन मेहमानों को मदऊ किया गया था, वो आ गई हैं। मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं, आइए। और इसके बाद उन्होंने आगे कदम बढ़ा दिए। ना जाने क्यों इरफान के कदमों पर लर्जिश थी। फैजान ने उसे सहारा देते हुए कहा, इरफान भाई, बुरी बात है, तुम जैसी आहनी शख्सियत किसी कमजोरी का मुजाहरा कर रही है। ये बेवकूफ लड़का, क्या बंदोबस्त किया है इसने? अंदर तो सबका सब वेरान ही है, और ये कौन से कमरे का दरवाजा खोल रहा है? नवाब इरफान अली ने कहा। प्लीज इरफान, अपने आप को संभालो। वो उस कमरे में दाखिल हुए जो उस कोठी का सबसे भयानक और हौलनाक कमरा था, यानी वो जिसमें आतिशदान था, और उस वक्त भी आतिशदान में मध्यम मध्यम आग सुलग रही थी। सबने हैरत से उस आग को देखा। शहरोज ने कहा, यानी इस मौसम में आग का क्या मौका है? बराहे करम आप तशरीफ रखिए। ये आग बड़ी अहमियत की हामिल है और इससे एक अनोखी कहानी वाबस्ता है। हारून के कहने पर वो सब आर्जी तौर पर लगाई गई नशिस्तों पर बैठ गए, लेकिन नवाब इरफान अली की पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो गए। कुछ ड्रामाई कैफियत नहीं महसूस होती इस माहौल में? जफर अली ने तबसरा किया। यूं लगता है जैसे हारून कोई खौफनाक ड्रामा स्टेज करना चाहते हैं। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं, हारून ने कहा। उसी वक्त अकब में दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी और सब चौंक कर पीछे देखने लगे। ये दरवाजा किसने बंद किया है? यहाँ मैं तन्हा नहीं हूँ। आप लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मैं हूँ? हारून ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा। इसमें कोई शक नहीं हारून कि तुमने एक सनसनीखेज इफ्तिताह किया है और हम सबको शशतर कर दिया है, डॉक्टर फराज ने तबसरा किया। डॉक्टर नरगिस लरजती हुई आवाज में बोली, डॉक्टर फराज, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, थोड़ी देर सब्र कर लो। लेकिन ये आग क्यों रोशन की गई है, खुदा जाने, डॉक्टर फराज ने आहिस्ता से कहा। डॉक्टर नरगिस गहरी गहरी सांस लेने लगी। नवाब इरफान अली ने किसी कदर चीखती हुई आवाज में कहा, हारून, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैं कहता हूँ अब हमें यहाँ क्या करना है? तुम्हारे अहले खानदान कहाँ हैं? क्या करना चाहते हो तुम? और ये अकब में दरवाजा क्यों बंद हो गया है? सॉरी नवाब साहब, बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, हारून ने माजरत आमेज लहजे में कहा और नवाब इरफान अली खामोश हो गया। फैजान ने उसके शाने पर हाथ रखकर आहिस्ता से दबाव डाला और सरगोशी में कहा, इरफान, क्या इरफान इरफान लगा रखी है? मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ। लेकिन फिर उन्हें अचानक खामोश होना पड़ा। किसी औरत के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज बराबर के कमरे से आ रही थी। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई तकलीफ में हो। वो सब चौंक पड़े और उनके चेहरों पर हैरत के नकूश फैल गए। किसी के मुंह से कोई आवाज न निकली, कराहने की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। तब जफर अली ने खड़े होकर कहा, यह कैसी आवाज है? सिर्फ चंद लम्हे एसपी, इस आवाज का राज आपको भी मालूम हो जाता है, हारून ने पुरस्कार लहजे में कहा। और उसी वक्त बराबर का दरवाजा खुला और उन सबकी गर्दनें उस तरफ घूम गईं। एक औरत अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन उसका जो हुलिया था उसे देखकर वहां मौजूद तमाम अफराद के रोंगटे खड़े हो गए। वो अजीब सी कैफियत का शिकार थी। बाल बिखरे हुए, लिबास बेतरतीब और एक अजीब सा हुलिया इख्तियार किया हुआ था उसने। नवाब इरफान ने उसे देखा और उसका सांस फूलने लगा। फैजान भी उधर ही मुतवज्जा था। उसने अचानक ही महसूस किया कि नवाब इरफान की हालत खराब हो रही थी। औरत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और फिर आतिशदान के करीब जाकर खड़ी हो गई। आतिशदान के शोले उस माहौल में औरत के चेहरे को एक अजीब सी कैफियत में पेश कर रहे थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें उठाई और फिर उसकी नजरें नवाब इरफान पर आकर जम गईं। फिर उसके हलक से फुंकारती हुई आवाज निकली, इरफान, मुझे पहचान रहे हो? इरफान, यकीनन तुम जानते होगे कि मैं कौन हूँ। पहचानो इरफान, मैं तुम्हारी दरिंदगी का शिकार हूँ। पहचान लो मैं कौन हूँ। मौजिज मेहमानों, मुझे देखो और इस भेड़िए को देखो जिसका नाम नवाब इरफान है। ना जाने कैसे कैसे लालच और फरेब देकर इसने मुझे अपनी जानिब रुजू किया। मेरी कमजोरी से फायदा उठाया, मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। फिर इसने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली, मुझे दागदार कर दिया, यहाँ तक कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो गई। यकीनन मेरा जुर्म भी था। तस्लीम करती हूँ कि मैं अपनी नादानी का शिकार हो गई थी, लेकिन उसके बाद आप लोग जानते हैं किसने क्या किया? जानते हैं आप लोग? ये मुझे इस हवेली में लाया और यहाँ लाकर इसने। औरत की आवाज रुंध गई और वो सिसकियां लेने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, मैंने इसके बच्चे को जन्म दिया। इस लईन ने, इस नापाक इंसान ने अपना खून, अपना बच्चा, अपनी नाजायज हवस का सबूत
इस आतिशदान की आग में डाल दिया। आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? मैं एक मजलूम औरत हूँ। जुल्म किया गया है मुझ पर जुल्म किया गया है। बकवास कर रही है, ये झूठ बोल रही है। मैं इसे नहीं जानता। हारून, ये क्या खेल खेला है तुमने? क्या तुमने मुझे जलील करने के लिए बुलाया था? ये औरत मुझ पर बहतान लगा रही है। आप सब लोग सुन लीजिए, मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया। झूठ बोलता है तू, नापाक कुत्ते, झूठ बोलता है। बाएं सिमत के दूसरे दरवाजे से आवाज आई और एक बार फिर वहां मौजूद लोग सनसनी का शिकार हो गए। दूसरे दरवाजे से डॉक्टर मारूख बाहर निकली थी। डॉक्टर मारूख को पहचानकर डॉक्टर फराज का मुंह हैरत से खुल गया। डॉक्टर नरगिस शिद्दत हैरत से खड़ी हो गई। डॉक्टर मारूख, नरगिस और डॉक्टर फराज के मुंह से एक साथ निकला, आप लोग तशरीफ रखिए। मैं उस रात को अपने घर जाने के लिए तैयार थी। मैं अपने घर जाना चाहती थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। कुछ लोग उस वक्त मेरी ताक में लगे हुए थे। जब मैं क्लिनिक से बाहर निकली, वो एम्बुलेंस जो मुझे मेरी रिहाइशगाह पर छोड़ती थी मुझे लेकर चल पड़ी। लेकिन उस एम्बुलेंस में उसका ड्राइवर मौजूद नहीं था जो अस्पताल से ताल्लुक रखता था। इसके बाद मुझे धमकियां देकर इस हवेली में लाया गया। इस हवेली में नवाब इरफान अली, बल्कि ये कमीना इंसान मौजूद था। इसने मुझे एक बड़ी रकम की पेशकश करके उस कमरे में भेजा जहां किसी औरत के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। और फिर उस औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस शैतान ने मुझसे कहा था कि बच्चा पैदा हो तो उसे लेकर उसके पास पहुंचाया जाए। और खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि इसने बच्चा मेरे हाथ से लेकर इस आतिशदान में फेंक दिया और मेरे सामने वो वजूद इस आग में जिंदा जल गया जिसने दुनिया में अभी सही तौर पर आंख नहीं खोली थी। उस मासूम वजूद के गोश्त के जलने की बूझ कमरे में फैल रही थी और ये संगदिल खामोश खड़ा हुआ था। मैं वहशत के आलम में वहां से पलट पड़ी और इस कमरे में दाखिल हो गई जहां ये औरत मौजूद थी जो आप लोगों के सामने नोहा कना है। वहां ये मौजूद थी। ये बदबख्त समझा कि बात खत्म हो गई, लेकिन तकदीर कुछ और भी दिखाना चाहती थी। इस नापाक इंसान ने एक बच्चा नजर आतिश कर दिया, लेकिन कुदरत उसका नेमुल बदल भी चाहती थी। चुनाचे कुछ ही लम्हों के बाद उस औरत ने दूसरा बच्चा जन्म दिया। ये जुड़वा बच्चों की मां बनी। मुझे खदशा हुआ कि ये जालिम शख्स दूसरे बच्चे को भी फना कर देगा जिस तरह इसने पहले को किया। चुनाचे उस वक्त कोई चाराकार नहीं था कि उस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए मैं उसको लेकर वहां से फरार हो जाऊं। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन इसे किसी तरह शुबा हो गया। मैं वहां से निकली तो इसने अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया और इसके बाद मुझे जिंदगी के बदतरीन लम्हात से गुजरना पड़ा। फिर जमाने की ठोकरों में ना जाने कहां कहां चकराती रही, यहां तक कि जिंदगी को एक बार फिर सहारा मिला और मैंने अपने लिए एक जगह मुंतखब कर ली। बस उसके बाद मैंने अपने आप को भुला दिया और दुनिया से मुकाबला करने लगी। मैंने उस बच्चे को अपने बच्चे की मानंद परवान चढ़ाया, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद मुझे वो औरत भी मिल गई जिसको मैं अच्छी तरह से पहचानती थी। वो ऐसे रास्तों की तरफ जा रही थी जो तबाही के भयानक रास्ते होती हैं, लेकिन इसका भला क्या सवाल था कि वो मुझे मिल जाए और मैं उसको मजलूम की मदद ना करूं। चुनाचे मैंने उसका बच्चा उसकी आगोश में डाल दिया और उसे पेशकश की कि वो मेरे साथ मिलकर इसकी परवरिश करे। अपने दिल में मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं उस भयानक इंसान से एक भयानक इंतकाम लूंगी। और आप लोग यकीन करें, मैं उसी इंतकाम की आग में परवान चढ़ती रही और मैंने अपना एक मुस्तकबिल मुतय्यन कर लिया। और ये बताने की जरूरत बाकी नहीं रही कि वो शख्स नवाब इरफान अली है और वो बच्चा हारून है। हारून जिसने सफेद महल को सिर्फ इसलिए खरीदा है कि इन नाबीना लोगों के सामने हकायक लाए जिन्होंने हकायक से चश्म पोशी कर रखी है। और वो नाबीना लोग कौन हैं? वो आप लोग हैं। हाँ, वो आप लोग हैं। बकती है, ये बकवास करती है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। जाहिर है मैं एक दौलतमंद आदमी हूँ। मेरे दुश्मनों की तादाद उंगलियों पर नहीं गिनी जा सकती। लातादाद दुश्मन है मेरे जो मेरे खिलाफ नापाक साजिशों में मसरूफ रहते हैं। क्या सबूत है इस औरत के पास कि ये जो कुछ कह रही है सच है? एसपी जफर अली ने आहिस्ता से कहा, नवाब साहब, एक सबूत तो मैं खुद हूँ। तुम? नवाब इरफान अली ने खूनी निगाहों से एसपी जफर को देखा। हाँ, उस वक्त मैं इस इलाके का एसएचओ था। आपको याद है कि आपने बराह रास्त मुझे हुक्म दिया था कि ऐसी किसी औरत को पकड़कर आपके सामने पेश किया जाए जो आपको बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मुझे याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। और ये बच्चा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरी मुराद हारून से है। मैं अपने 2 बेटों को खो चुका हूँ। ये इन लोगों की साजिश है। इन्होंने इसके जरिए साजिश की है और मैं नहीं जानता कि इस साजिश की डोर कहाँ से हिलाई जा रही है। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। ये ड्रामा है, एक संगीन ड्रामा। एसपी साहब, आपका ताल्लुक कानून से है और मैं एक मौजूद आदमी। आप इन मुजरिमों को देखिए। अगर ये ड्रामा नहीं है तो मुझे बताएं कि इस कमरे में ये खेल क्यों खेला जा रहा है? ये औरत ये रुख इख्तियार करके सामने क्यों आई है? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब जरूर दूंगा नवाब इरफान अली साहब, लेकिन इन लोगों से कुछ सवालात कर लूँ। ये अदालत नहीं है, ना ही पुलिस स्टेशन। मैं आपको हुक्म देता हूँ कि ये दरवाजा खुलवाएं।
और दरवाजा खुलवाने के बाद मुझे जाने की इजाजत दीजिए। फैजान उठो, इन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है और ये लड़का हारून, मैं सबको देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। बैठ जाएं नवाब इरफान अली, बैठ जाएं। इस वक्त आप अपनी जागीर में नहीं बल्कि सफेद महल की अदालत में हैं, जहां आपने अपनी संगीन वारदातें की हैं। आपको उनका जवाब देना होगा। हारून ने गुर्राती हुई आवाज में कहा। फिर उसने दोबारा कहा, मैं गवाही देता हूँ उस रात की जब डॉक्टर मारूख अपने घर जाने को निकली थी और उसके बाद लापता हो गई थी। इन तमाम बातों के दौरान शहरोज खामोशी से डॉक्टर मारूख की सूरत देखता रहा। उसकी मंगेतर, उसकी महबूब, जिसे भुलाने में उसने बरसों लगा दिए थे और शायद आज तक नहीं भुला सका। डॉक्टर मारूख की मेहरबानी थी कि उसने अपनी गुफ्तगू के दौरान शहरोज का नाम नहीं लिया, वरना शहरोज की निजी जिंदगी तबाह हो जाती। उसकी बीवी एक औरत थी और फरहीन उसकी बेटी अपनी जिंदगी के लिए हारून का इंतखाब कर चुकी थी। डॉक्टर मारूख का एक इशारा शहरोज की जिंदगी को तहोबाला कर सकता था, लेकिन डॉक्टर मारूख ने शहरोज का नाम नहीं लिया बल्कि इशारतन गवाही दी थी। और उस वक्त शहरोज का दिल मचल रहा था कि वो इन तमाम वाकयात में अपना किरदार कैसे अदा करे। वैसे डॉक्टर मारूख ने जिन अफराद को इधर मदऊ किया था वो सब ही इन तमाम बातों के चशमदीद गवाह थे। डॉक्टर फराज, डॉक्टर नरगिस, जफर अली और शहरोज सबके सब इन वाकयात के बारे में जानते थे और यकीनी तौर पर उन्हें इसीलिए यहाँ जहमत दी गई थी। अब नवाब इरफान अली अपनी जगह से उठा और दरवाजे के करीब पहुंच गया। देखो, दरवाजा खुलवा दो वरना अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले आप अपने जुर्म का इतराफ करें नवाब साहब, आपने इस लड़की के साथ ये जुल्म किया है। उस एतराफ के बगैर ये दरवाजा नहीं खुलेगा। झूठ है, बिल्कुल बकवास है। मैं इस बकवास को तस्लीम नहीं करता। गोया आप ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं। एसपी जफर अली बोला, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं आपको हुक्म देता हूँ। एसपी जफर अली एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत की हैसियत से मेरे खिलाफ होने वाली इस घिनौनी साजिश का सुराग लगाइए। इन दोनों औरतों इस लड़के को गिरफ्तार कर लें। इसके बाद मुझे बताइए कि इस साजिश के पीछे कौन था। वो सब खामोश हो गए। हॉल में खामोशी छा गई। फिर अचानक ही आतिशदान में शोले भड़कने लगे। अचानक ही शोलों का भड़कना किसी की समझ में नहीं आया। इसके साथ ही गोश्त के जलने की बू फिजा में उभरी और वो सब अपनी नाकें बंद करने लगे। साफ पता चलता था कि इंसानी गोश्त जल रहा है। और फिर देखने वालों ने जो देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे नाकाबिल यकीन वाकया था। ऐसा वाकया जिसे किस्से कहानी का नाम तो दिया जा सकता है, अफसाने की शक्ल में तो बयान किया जा सकता है, लेकिन हकीकत की निगाह से देखना नामुमकिनात में से है। वो एक छोटा सा बच्चा था, नन्हा सा मासूम सा बच्चा, जिसके रोने और सिसकने की आवाजें अचानक ही वसीओरीज कमरे में उभरने लगी। उन सबकी निगाहें आतिशदान की तरफ उठ गईं। फिर अचानक ही उन्होंने उस नन्हे से बच्चे को आग के शोलों में से निकलते हुए देखा। वो हाथों और घुटनों के बल आतिशदान से बाहर निकल आया। बहुत ही मासूम नन्हा सा वजूद। वहां पर मौजूद लोगों के दिल लरस गए। उनके चेहरे खौफ और दहशत से सफेद पड़ गए। अचानक ही बच्चे की कुलकारी फिजा में गूंजी। उसने एक निगाह इरफान की तरफ देखा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। दहशत ने उन सबके चेहरों को पसीने से तर कर दिया। वो सब अपनी अपनी जगह से उठकर दीवार से जा लगे। नवाब इरफान फटी फटी आंखों से दरवाजे से पुश्त लगाए आतिशदान की तरफ देख रहा था। फैजान, जो इरफान अली का बहुत ही गहरा दोस्त था, अब उसके पास से हटकर दूर जा खड़ा हुआ। रोको, इसे रोको, खुदा के लिए इसे रोको। ये कौन है? नवाब इरफान अली के जहन में वो तमाम दास्तानें जिंदा हो गईं जो अब तक वो सुनता चलाया था। फरहान और फिरदौस अली की मौत के वाकयात भी उसके जहन से महव नहीं हुए थे। और फिर उस जमाने में गुजरी हुई कहानियां। ये बच्चा, वो खौफजदा लहजे में बोला। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ रहा था और नवाब इरफान अली के असाब शल होते जा रहे थे। यहाँ तक कि मासूम सा नन्हा सा बच्चा उसके सामने जा खड़ा हुआ और फिर उसने अपना नन्हा हाथ आगे बढ़ाया। न जाने वो कौन सी कुव्वत थी जिसने नवाब इरफान अली के जिस्म को भी मुतहर्रिक किया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर बच्चे के हाथ में दे दिया। तब बच्चा वापसी के लिए मुड़ा और नवाब इरफान अली उसके साथ चल पड़ा। अब वो एक सीहर ज़दा शख्स था। उसकी अपनी सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो गई थीं और देखने वाले शिद्दत हैरत से गूंग उस मंजर को देख रहे थे। यहाँ तक कि नाजिश भी हैरानी से दीवार से जा टिकी और डॉक्टर मारूख भी। डॉक्टर मारूख से ज्यादा भला कौन उस नन्हे से मासूम बच्चे को पहचान सकता था जिसे उसके सामने नजरे आतिश कर दिया गया। बच्चा नवाब इरफान अली का हाथ पकड़े हुए आतिशदान के करीब पहुंचा और फिर ना जाने किस तरह आतिशदान के शोले नवाब इरफान के बदन से लिपट गए। डॉक्टर फैजान हैरत से चीख पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि इस भयानक माहौल में वह नवाब इरफान की कुछ मदद कर सकता। वो फटी फटी आंखों से नवाब इरफान अली के पूरे बदन को जलता हुआ देख रहे थे और कमरे में बच्चे की कुलकारियां गूंज रही थीं। वो सब शिद्दत हैरत में मुब्तला थे। नेमत अली के जहन को एक झटका सा लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे अब तक वो खुद भी इन्हीं किरदारों के दरमियान गर्दिश करता रहा हो। खैरुद्दीन खैरी की मौजूदगी का भी एहसास नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को, अपने माहौल को भी भूल गया।
तभी खैरुद्दीन की आवाज सुनाई दी, हाँ तुम देख रहे हो ना, रंगे कायनात किस कदर अजीब हैं, बहुत ही अजीब। गौर करो तो दुनिया से नफरत हो जाती है। हकीकत यह है कि इंसान बहुत ही गैर हकीकी जिंदगी गुजार रहा है। ये कितना बेवकूफ है। हालांकि जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, उसका एक अंदाज है, जीने का एक ढंग है, और खालिक़े कायनात ने इंसान को वही सिखाया है। फिर जब वो इससे हटता है तो भटक जाता है, और उसके बाद बकिया उम्र सिर्फ तलाश की होती है उस मंजिल की जिसे वो खुद नुमाई से पीछे छोड़ देता है। हकीकतों से मुनहरिफ होकर ज़ात इंसानी एक गोरख धंधा है, और उस तहकीक का निंदा का खेल है जिसने कायनात सजाई है। तुझे सिर्फ उतना इल्म दिया गया है इस कायनात का जिसे तू बर्दाश्त कर सके। अपनी पहुंच से आगे निकलेगा तो दीवाना हो जाएगा, और हर एक के साथ यही सब कुछ है। क्या तू नहीं जानता कि दुनिया कैसे जिएगी? क्या तू एक किसी नन्हे से कीड़े का जन्मदाता बन सकता है जो धूप से जलकर मर जाता है? अपने आप को जितनी भी सांसें तुझे जिंदगी की मिली हैं, उन्हें बस अगर हो सके तो इंसानी बेहतरी के लिए बसर कर कि यही राह निजात है, और इसी में सारे फायदे छुपे हुए हैं। समझ रहा है ना मेरी बात को? क्या कहूँ और क्या ना कहूँ? समझ में आ जाए तो ठीक है, ना समझ में आए तो बदनसीबी। बदनसीबी, सिर्फ बदनसीबी। तुम्हारी बातें बहुत बुलंद हैं खैरुद्दीन, शायद मेरा जहन तो छोटा सा है। मैंने इस दुनिया में अभी देखा ही क्या है। मैं यही कह रहा था, मौत शायद जिंदगी से बदरजहा बेहतर है। हाँ, अगर जिंदा है और ज़मीर की मौत हो जाए तो फिर वो समझ ले कि जिंदगी एक गुनाह होती है। ज़मीर तो हमारी रूह की आंख है। असल में रूह इंसानी जिस्म का वो पाकीज़ा तस्वुर है जिससे इंसान का सारा वजूद वाबस्ता है। ये रूह क्या चीज़ है? इंसानी जिस्म इंतहाई खुशनुमा होता है। हम अपनी आंखों से किसी को देखकर उसके हुस्न और जमाल का तयन करते हैं, खूबसूरती और बदसूरती का एक मुकाम अपने जहन में तरतीब देते हैं। लेकिन कितना नापायदार तस्वुर है ये। वो जिस्म जो तुम्हारी निगाहों में इंतहाई हसीन होता है, रूह से महरूम होने के बाद किस कदर ताफ़न ज़दा हो जाता है कि लोग उससे घिन खाने लगते हैं। रूह से महरूम अजसाम को इस दुनिया से जल्द अज जल्द दूर कर दिया जाता है। कहीं उसे ज़मीन की गहराइयों में दफन कर दिया जाता है, कहीं आग में जला दिया जाता है, कहीं पानी में बहा दिया जाता है। इस कदर हकीकत है ये हसीन जिस्म जिससे तुम हुस्न का तयन करते हो। असल चीज़ इस जिस्म के अंदर रूह है। अगर रूह खूबसूरत हो तो सही मायनों में इंसान की शख्सियत का तयन किया जाता है। तुम्हारी तहकीक में यह तस्वुर शामिल होना चाहिए कि ज़मीर रूह की आंख होता है, पाकीज़ा जज्बों की पाकीज़ा आंख। तुमने बीमार रूहें देखी होंगी, कितने हसीन चेहरे होते हैं लेकिन जहन में शैतान बसता है। मैं कहता हूँ ज़मीर की आंख से तुम्हें कोई इशारा मिलता है तो समझो कि वही तुम्हारे लिए मुनासिब है। लेकिन लोग ज़मीर को कत्ल करने के लिए कोशिश रहते हैं। ज़मीर कत्ल नहीं होता, वो बीमार हो जाता है रूह के साथ, और इसके बाद इंसानी अमल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। खैरुद्दीन खैरी के अल्फाज बर्चियों की तरह नेमत अली के दिल में चुभ रहे थे। नेमत अली ने सचमुच दुनिया में कुछ नहीं देखा था। वो यही सोच रहा था कि खैरुद्दीन खैरी की आवाज़ फिर उभरी, देखो तुम्हें कितनी आसानियां हासिल हो गई हैं। मेरी मौजूदगी में जो चाहते हो कर लेते हो। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, अभी तक तुमने वो नहीं किया जो तुम्हें करना चाहिए। उस्ताद मोहतरम, मैंने तो अपने आप को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है। जिस तरह आप चाहें मेरे रास्तों का तयन करें, मैं खुद कभी आपसे मुनहरिफ नहीं होऊंगा। नेमत अली ने मुतासिर लहजे में कहा, और दूसरी तरफ खामोशी तारी हो गई।